सो फाइनली ऑन टू GS2 है ना, GS1 डन, 4 डन, नाउ फाइनली विद ऑन टू GS2. अब कम से कम ये कोशिश करना GS2 में बैकलॉग ना है ना. GS2 इज वन सब्जेक्ट विच इज वेरी अंडररेटेड इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी. बहुत ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, बहुत ही ध्यान से. अगर चारों पेपर इस बार के देखोगे, द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर वाज GS2. और ये चीज मैं मेंस वालों को बहुत टाइम से बता रहा हूं. व्हाई? बिकॉज दिस इज सिंगल हैंडेडली द मोस्ट एनालिटिकल पेपर देयर इज. सबसे ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन इसी के आता है. GS4 के क्वेश्चंस सबको पता है, कीवर्ड्स हो गए अपने पास, अपन लिख लेंगे आंसर. 1 तो पूरा का पूरा थ्योरी है. 3 भी अब इतना डिफिकल्ट नहीं, हालांकि 3 में मार्क्स के हिसाब से डिफिकल्ट है, बट 2 इसमें मार्क्स भी आते हैं, येट इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो आप सोचो, एथिक्स ये हाईएस्ट था, GS2 में 130 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और लगता नहीं है. एथिक्स को कितना फेम मिल जाता है जस्ट बिकॉज उसमें 140 के आसपास आ गए. इसमें 132, 133, 135 तक मार्क्स आ जाते हैं, बट डजंट गेट द फेम दैट इट शुड, राइट. तो ये बड़ी दिक्कत है ना. यू कम टू 3 में 120 और 1 में 110. अब ये स्कोर जा रहे हैं, है ना. तो लेट अस टारगेट समथिंग व्हिच इज हायर देन दिस. लेट अस टारगेट अ वेरी गुड स्कोर इन GS2 because the content of GS2 is very 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 excellent. The content that we have here. यहां पे किसने मीन्स दिया पहले? कौन से ईयर का? थोड़ा जोर से. लास्ट ईयर. ओके, ठीक है. तो बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी शो यू अ बिट ऑफ पेपर एंड ऑल ऑफ GS2 ताकि थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग बने. उसके बाद शुरू करेंगे. अच्छा, ऑल्सो सिंस इट्स अ वेरी कोर पॉलिटी वाले की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, वो सब मैं लाइन बाय लाइन से पढ़ाऊंगा. बट व्हाट डू यू वांट? शुड आई अगेन टीच पॉलिटी लाइन बाय लाइन की भाई हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग वो सब पढ़ाऊं वापस से? यू कैन डू दैट एंड वी विल डिस्कस द मेन्स थिंग्स हियर. व्हाट डू थिंक इज बेटर? बाद में मत बोलना कि नहीं बताया नहीं है, तो पहले बता दो मुझे. हाउ मेनी ऑफ यू विल बी ओके विद द फैक्ट कि अगर मैं बोलूं कि आज हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग्स कराओ, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग्स के क्वेश्चंस हम लाइव डिस्कस कर लें? हाउ मेनी ऑफ यू विल बी ओके विद दैट? परफेक्ट, ठीक है. एनीबॉडी इज नॉट रेड पॉलिटी? ऑनेस्टली बता सकते हो, फिर मैं उस हिसाब से क्लास को लेके चलूंगा. वही पढ़ी नहीं है पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ी है. ओके, मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ी है. मतलब जैसे मान लो मैं बोलूं कि चैप्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पता है? ओके, फाइन, ठीक है, कूल है, परफेक्ट है. तो लेट अस लुक एट दिस ईयर्स पेपर एक बार 2025 का, एंड देन वी विल मूव अहेड. सो जो सिलेबस है ऑफ GS2, इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन सेगमेंट्स. द फर्स्ट वन इज पॉलिटी. पॉलिटी के अंदर ही आता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सेपरेटली देखो, दिस इज वन सेगमेंट. देन कम्स अ सेगमेंट ऑफ गवर्नेंस, देन कम्स अ सेगमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, देन कम्स अ सेगमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना. तो ये 4 से 5 सेगमेंट्स हैं जो GS2 में देखने को मिलते हैं. अभी यूपीएससी क्या कर रहा है ना, बहुत ही यूनिफॉर्म कर रहा है चीजों को. जैसे इस साल बिल्कुल परफेक्टली था कि GS1 के इनिशियल 2 क्वेश्चन हिस्ट्री होंगे, इधर 2 क्वेश्चन हिस्ट्री होंगे. ऐसे सेम चीज GS3 में कर दी है. अब GS2 में भी इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सेम पैटर्न, ताकि आपको पहले से थोड़ा पता हो कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन है. कितना बढ़िया लग रहा है, क्लासेस भरी भरी सी. मैं तो तरस ही गया था भाई. जो लोग लास्ट क्लास में आए थे, याद है? कोई था जो थर्सडे वाली क्लास, बाय वेंसडे? भाई कसम से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ा लग रहा है यार, बहुत ही बड़ा लग रहा है. थैंक यू फॉर कमिंग गाइज. वेरी, मतलब ठीक है, एहसान है आप लोगों का कि आप आए क्लास में. बट खैर, ओके. So we'll have a look at the question and why I'm saying that it is a very difficult paper, na? Let us try to understand that. Look at the question number 1. Discuss the corrupt practices for the purpose of RPA 1951. Analyze whether the increase in assets of the legislators and their associates disproportionate to the known source of income would constitute undue influence and consequently a corrupt practice. Just by looking at this question, you will not understand कि इसकी डेप्थ कितनी ज्यादा है. पहले GS2 के क्वेश्चंस बिल्कुल भी ऐसे नहीं आते थे. इसकी डिफिकल्टी बताऊं किस चीज में लाई करती है? द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन लाइज इन दिस कि भाई जो करप्ट प्रैक्टिसेस RPA के अंतर्गत हैं वो कौन सी हैं. व्हाट आर द, तो आप सोचो आपको क्या पता होना चाहिए इसका आंसर लिखने के लिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्ट RPA के प्रोविजंस कि वो कौन कौन सी करप्ट प्रैक्टिस हैं जो RPA 1951 में स्पेसिफिकली कवर्ड हैं.
Then look at this question. Comment on the need of administrative tribunals as compared to court system and assess the impact of recent tribunal reforms to establishment of tribunals made in 2021. Made in 2021. 2021 कहां का क्वेश्चन पूछ रहा है ना? तो अब ठीक है, हमने पढ़ाया था इस साल ये, बट द पॉइंट इज 10 नंबर का, उसमें दो चीजें, एक इसको कंपेयर करो, लास्ट हर साल जैसे एक सेट पैटर्न है, एक क्वेश्चन एडीआर से जुडिशरी से आएगा ही, तो एक क्वेश्चन एडीआर समझ में आते सबको, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, परफेक्ट है ना? तो एक क्वेश्चन लास्ट से भी आया था, लोक अदालत टाइप का क्वेश्चन, इस साल भी अभी दिखाऊंगा मैं. देन कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्रेसिडेंट्स पावर टू द पार्डन इन इंडिया एंड इन यूएस. इंडिया यूएस के पार्डनिंग पावर को स्पेसिफिकली कंपेयर कराया है, उन पे कुछ लिमिट्स हैं क्या, प्रीएम्प्टिव पार्डन्स क्या होते हैं. 10 मार्कर में 3 क्वेश्चंस. This is what I'm talking about. GS2 is increasingly becoming difficult and tough, and people don't realize this, and that is why they lose a very good opportunity and chance to make a good score. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं GS2 के भी, गवर्नेंस के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड. तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आज क्लास भरी है, इसका मतलब ये नहीं कि भरी ना इसके बाद, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कम टू द क्लास. ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज, है ना, आज 800-900 दिख रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कल से 8-9 ही आओ, है ना? तो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज प्लीज फोकस ऑन दैट. लुक एट दिस क्वेश्चन. 2019 का जो एक्ट था, एंड कुछ नहीं हुआ है, कोई 5 साल पूरे नहीं हुए इसको, इस साल कोई मोदी जी ने अलग से आके फिर से कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर दिया 8 बजे, कुछ नहीं हुआ है. इट्स सिंपल. डिस्कस द नेचर ऑफ J&K लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019. तो 2019 के बाद असेंबली में क्या हो रहा है, ब्रीफली डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस. Attorney General of India plays a crucial role in guiding the legal framework of the Indian government and ensuring sound governance through legal counsel. Discuss the responsibility of the Attorney General of India. एक AGI, इसलिए मैं बोल रहा हूं पॉलिटी में बहुत ज्यादा स्टैटिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा. ये क्वेश्चन में कुछ भी करंट अफेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है. Even if you do not know the name of the AGI of India right now, does not matter. What matters is आपको स्पेसिफिकली पता हो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, लिमिटेशंस क्या है. That is why the static here will be very important. तो प्लीज अभी प्रीलिम्स छोड़ो, बाहर में गया, अभी सिर्फ और सिर्फ GS2 मेंस पर्सपेक्टिव से करेंगे. आप प्रीलिम्स के लेक्चर नोट्स बना लेना, बहुत टाइम है, बट मेंस के नोट्स बना लो प्लीज GS2 के. दिस विल बी वेरी 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 हेल्पफुल इन गैदरिंग मार्क्स. बच्चों के 130 प्लस आ रहे हैं अब GS2 में, डिस्पाइट बीइंग दिस डिफिकल्ट पेपर. तो सोचो क्या कंपटीशन है ना. विल फोकस ऑन दैट. तो यहां तक जो था, अब सी दीज 5 क्वेश्चंस आर PNC, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर है? इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो गवर्नेंस के. तो समझ जाओ पहले डिफरेंस कैसे देखना है क्वेश्चंस में ना. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6. विमेंस, ये तो सोशल जस्टिस ही आ गया. विमेंस सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी. सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस वेरी सिंपल, दो ही चीजें, वल्नरेबल सेक्शन एंड गवर्नमेंट स्टेप्स. बस दो चीजें आती है सोशल जस्टिस में, कुछ नहीं आता. वल्नरेबल सेक्शन उठाया और उस पर क्वेश्चन पूछ लिया. बट लुक एट दिस क्वेश्चन एक बार. विमेंस सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी. एनीबडी एक्सप्लेन टू मी दिस क्वेश्चन. थोड़ा सोचो इस पे. एक्सप्लेन टू मी द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. एक सेकेंड बस. रीड द क्वेश्चन. विमेंस सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी. एनीबडी? हाँ, एक दोनों बताओ, पहले बताओ. बट इसका मतलब क्या है इस वर्ड का? ठीक है, आपकी बात सही है, बट इस वर्ड का मतलब क्या है? विमेंस सोशल कैपिटल, व्हाट वुड वी मीन बाय दैट प्लीज? एक सेकेंड बस. सोशल कैपिटल का वैसे मतलब क्या होता है इन जनरल? सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है बता दो कोई. हाँ, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी. पीछे सोसाइटी इज एन एसेट. ओके. सोशल रिलेशंस, सोशल रिलेशन. यूपीएससी ने एक साल क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, याद है किसी को? यस, परफेक्ट. क्या क्वेश्चन पूछा था? सोशल कैपिटल को रिलेट कराया था ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी से, है ना. और सोसाइटी में ट्रस्ट कब बेटर होता है?
किसी में भी ट्रस्ट कब बेटर होता है? दो लोगों में भी जब रिलेशनशिप बेटर हो तो ट्रस्ट बेटर है। कहते हैं हाँ सर ये तो समझ में आ गया। तो वुमेन सोशल कैपिटल विल ऑब्वियसली रिवॉल्व अराउंड द पीपल, है ना, जो भी वो सोशल गेन कर चुकी है। कैपिटल क्या होता है? एसेट। समझाया सब कोई? कैपिटल इज एन एसेट। तो आपके सोशल एसेट्स क्या हैं? आपके जो सोशल एसेट है, वुमेन के सोशल एसेट्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। उनसे वुमेन एम्पावरमेंट होगा, वुमेन जेंडर इक्विटी होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन सिंपल आते हैं जो देख के समझ में आ जाए, कभी कभी वो समझ नहीं आता। रेस्ट ऑफ द ऑल द क्वेश्चंस विल बी लाइक, और इसमें बहुत बच्चे गलतियां करके आएंगे क्योंकि यही कोर है क्वेश्चन का। कभी नहीं पूछा इससे पहले, कभी नहीं पूछा। विमेन 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 10 बार पूछ चुका है। विमेन की सोशल कैपिटल कभी नहीं पूछा था, इस साल पूछ लिया उठा के। ई गवर्नेंस, ये आगे गवर्नेंस। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड इंटीग्रेशन देन यूजर सेंट्रिक डिजाइन्स। बताइए सर मतलब, एनीबडी? पढ़िए क्वेश्चन। थोड़ा डर लगना जरूरी है, तभी ध्यान दोगे क्लास में। प्लीज थोड़ा जोर से। ओके, रूरल इंडिया कैसे लिंक किया आपने इसमें? नहीं, बातचीत है आपस में। ओके ठीक है, एनीबडी एल्स? हाँ प्लीज। टेक्नोलॉजिकल एनार्किज्म, ओके हाँ। पीस मील अप्रोच, ओके। एक बार ध्यान से पढ़ लो दोबारा से सब लोग। हाँ प्लीज, एक सेकंड बस, एक सेकंड। हाँ बोलिए। ठीक है, गुड गुड, बोलिए। ठीक है, एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ूंगा, है ना, बस एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ूंगा। लेट्स सी इफ यू ट्राई टू, लेट्स सी इफ यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। ई गवर्नेंस के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में, ठीक है, कौन कौन से? कोई बोलेगा ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट? बोलना शुरू करो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बोलो भाई। जैम, जैम ट्रिनिटी, क्या? उमंग ऐप, ठीक है। जियो टैगिंग, कौन? माई जीओवी पोर्टल, सीपी ग्राम्स, परफेक्ट। कौन सा? मेरी पंचायत ऐप, है ना। तो एनीथिंग विच इज डिजिटल गवर्नेंस इज एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, लाइक ऑल द सेम। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट से वो बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड बैकएंड इंटीग्रेशन। मतलब इनमें ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, बैकएंड इंटीग्रेशन बहुत बेहतर है, बट यूजर सेंट्रिक डिजाइन नहीं है। यूजर सेंट्रिक डिजाइन नहीं है। अब ये मैं बोल रहा हूं, अब वापस सोचो आप लोग क्या आंसर दे रहे थे? हाँ, नो, आप लोग समझो पहले, दिस इज नॉट अबाउट रूरल इंडिया, डिजिटल डिवाइड। ये पढ़ो ना, ये यूजर सेंट्रिक डिजाइन्स ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट डिजाइन होते होंगे ना किसी पर्टिकुलर तरीके से, उनके डिजाइन्स में हाँ बायसनेस टुवर्ड्स। इसको सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, जैसे मान लो, ऐसे मान लो कि मैं बोलूं कि आई हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स देन टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। समझो, आई हैव अ बिल्ट इन बायस टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स देन देयर पेरेंट्स। क्या मतलब हुआ इस चीज का? कि भाई मी एज अ पर्सन आई विल ऑलवेज फेवर माय स्टूडेंट्स, है ना, नॉट देयर पेरेंट्स। ये मतलब हुआ कि भाई ज्यादा फोकस मेरा मेरे बच्चों पे है। लुक एट द क्वेश्चन अगेन, ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट ज्यादा फोकस टेक्नोलॉजी पे करता है और बैक एंड इंटीग्रेशन पे करता है, डिजाइन को यूजर सेंट्रिक बनाने पे नहीं करता। मतलब द डिजाइन्स कि भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजी सबकी सेम ही है ना। उमंग ऐप हो गया, डिजी लॉकर हो गया, सबकी टेक्नोलॉजी सेम है, बट आर दे, डू दे हैव गुड लाइक गुड यूजर सेंट्रिक डिजाइन्स कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं क्या? अगर कोई स्पेशली एबल्ड दिव्यांगजन है क्या? तो इट इज टॉकिंग अबाउट द डिजाइन्स, है ना, जो टेक के आगे का डिजाइन है। दो ही चीजें होती है ना, टेक वाले बंदे है कोई, दो ही चीजें होती है ना, फ्रंट बैक, है ना, फ्रंट एंड बैक एंड। तो ये जो क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी एंड बैक एंड उसकी बात कर रहा है, और यूजर सेंट्रिक डिजाइन इज द फ्रंट एंड ऑफ इट। समझ में आया?
तो फोकस इंडिया में ज्यादा बैक एंड की चीजों पे हो रहा है, फ्रंट एंड की पे नहीं। जीएस2 का क्वेश्चन है ये। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के बस एग्जाम्पल आएंगे इसमें, बाकी सब कुछ अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं। सीएसओस, हाँ प्लीज। हाँ मतलब यूजर सेंट्रिसिटी पे नहीं है कि होता है ना बहुत बार रिजल्ट आता है यूपीएससी की साइड बंद हो जाती है ना। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी तो है ही, बैकएंड इंटीग्रेशन तो हो ही रहे हैं आईआरसीटीसी में जो लैब्स होते हैं, तो ये है ना द यूजर सेंट्रिक डिजाइन। खैर मतलब और भी वाइड है वो क्वेश्चन, बट विल कम टू दैट। CSOs are often perceived as being anti-state actors than non-state actors. Do you agree? Civil society organizations क्या होती है, कोई बताएगा एक दो के एग्जाम्पल? NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, वेरी गुड, परफेक्ट है ना। तो ये जो CSOs हैं, दे आर जनरली परसीव्ड टू बी एंटी स्टेट रेदर देन बीइंग, है ना, परसीव्ड टू बी एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर वर्ड है GS3 में। एक दिन मैं क्लास में बता रहा था, बैच 1 में था कि 2 में था, कि नॉन स्टेट एक्टर को सिर्फ ये मत सोचो कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बताया था क्या, याद है किसी को? बताया था ना? अच्छा 2 में बताया था, हाँ। तो नॉन स्टेट एक्टर्स आर नॉट जस्ट योर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। वो बहुत ही पाकिस्तान की वजह से हो गया है, बट है नहीं वैसा, है ना। इवन द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन स्टेट एक्टर्स। अब उन्हीं के बारे में बोल रहा है कि वो ऑफन परसीव्ड होते हैं एज एंटी स्टेट। कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक रिपोर्ट आई थी जिसने बताया कि देयर आर अ लॉट ऑफ एनजीओज इन इंडिया, सोसाइटीज इन इंडिया, जो एंटी इंडिया कैंपेन्स फंड कर रही हैं। कुन्नाकुलम करके एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, है ना, है मतलब था क्या, उसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट करवाए गए। पता चला बाद में कि फॉरेन फंडिंग है। ऑल ऑफ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। तो ये सब क्या है, ये एक साइड है इसका। बट अगेन डू यू एग्री? तो इतनी अनसर्टेन सबको समझ में आ गया ना। डू यू एग्री आते ही हम एग्री करते हैं, लेकिन हम नॉट एग्री करते हैं, कुछ कुछ बढ़िया काम भी कर रहा है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत आएगी? एग्जाम्पल्स। कंटेंट पढ़ने के बाद दिक्कत नहीं आएगी, क्लास लेने के बाद दिक्कत नहीं आएगी, तो क्लासेस लेनी है। नेक्स्ट, इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। इंडिया अफ्रीका, अभी तक क्वेश्चन सिर्फ क्या आते थे, इंडिया अफ्रीका की ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है अफ्रीका नया जो है, वो क्यों इतना बड़ा हब बनेगा ग्रोथ का, ऑल ऑफ दिस। दिस ईयर द क्वेश्चन इज एंटायरली डिफरेंट। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप एंड इट इज अचीविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। तीन चीजें पूछ ली। इंडिया अफ्रीका की डिजिटल पार्टनरशिप को तीन चीजों से लिंक कर दिया। तो स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आईआर, है ना। क्या समझ में आया? पहले 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम पॉलिटी, 6th was from social justice, 7th and 8th are governance, 9th and 10th are IR। समझ आया? यही सेम पैटर्न लगभग इसमें फॉलो होगा अगले साल भी। तो 11th क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग पावर वगैरह, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉलेजियम सिस्टम, जुडिशियरी का क्वेश्चन आ गया ना, देखो, ट्रिब्यूनल, जुडिशियरी, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, देन नाउ सी अगेन, है ना, प्रेशर ग्रुप। सीएसओ ऊपर आया, वापस से सीएसओ। तो दिस इज अगेन जो वो थोड़ा सा गवर्नेंस वाला पार्ट है ना, वो वाला। क्यों काउंट करना हम प्रेशर ग्रुप्स और सीएसओ को गवर्नेंस में? स्टेक होल्डर्स है ना, गुड गवर्नेंस, करेक्ट है ना। स्टेक होल्डर्स एंड गुड गवर्नेंस वाला पॉइंट है, परफेक्ट, ठीक है। इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, क्वेश्चन ऑफ सोशल जस्टिस, है ना। तो पहले आया पॉलिटी, फोन साइलेंट भाई, पहले आया पॉलिटी, फिर आया आपका गवर्नेंस, एंड देन अगेन सोशल जस्टिस। इन कंटेम्परेरी डेवलपमेंट मॉडल्स, ये सबसे टफ क्वेश्चन था इस बार का, वन ऑफ द टफेस्ट। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट लोकेटेड क्लोजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट। आप लोग को टफ नहीं लगेगा, पढ़ो क्वेश्चन, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, पढ़ो ध्यान से। कई बार डिस्कस किया हमने, कई बार क्लास में। Let's see how many of you can identify the core in this question. Let's see how many of you can identify the core of the question. एक सेकंड, जिसे को समझ में आ गया, खड़ा करो एक बार, ध्यान से पढ़ो भाई, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। पढ़ो क्वेश्चन, और हिंदी में चाहिए, हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में तो और नहीं समझ में आएगा, बट ठीक है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली।
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने चले गए। पहली बार इस रूम में एसी की कमी, मतलब ऐसा लगा है कि एसी कम पड़ गया है। बहुत सिंपल है, एक लाइन का आंसर है बस। लैक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है ना, लैक ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, लैक ऑफ ग्राउंड है ना, ग्राउंड लेवल फीडबैक। अब पढ़ो, आप समझ में आ रहा है जो बोला मैंने? क्या बोल रहे देखो, आजकल के डेवलपमेंट मॉडल्स में, कंटेम्प डेवलपमेंट मॉडल्स में डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दोनों, द प्रॉब्लम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट लोकेटेड। बट डिसीजन मेकिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही दो चीजें होती है। और क्या ही है? प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डिसीजन लेना है, दो ही चीजें हैं। दे आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन। कहां है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ग्राउंड पे। जिनके लिए डेवलपमेंट करना है, जिनका, जिनके लिए डेवलपमेंट मॉडल बनाया जा रहा है, वही तो सोर्स है इंफॉर्मेशन का। बस उतना ही पूछ रहे है ना। नॉट लोकेटेड क्लोज टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन, डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। एथिक्स, हाँ जी, पढ़ा है कि नहीं? कितनी बार पढ़ा है एथिक्स में? पब्लिक कंसल्टेशन करनी है, फीडबैक लेने हैं, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस करनी है, कितनी बार पढ़ा है? A very important lesson, ladies and gentlemen. Never shy away from using ethics का angle in GS2. Never shy away. Always edge देगा, always. Governance, good governance, ethical governance. याद है? Good governance and governance is a topic here. Ethical governance is a topic in GS4. Link कर दो सबको, जो पढ़ा वहां पे। Always is a point है। कोई बोल रहा है कुछ? Always is a point here. Then the NCPCR has to address the challenges faced by children in the digital era, examine the existing policies and suggest measures the commission can initiate to tackle the issue. Simple है question again. NCPCR जो है वो चिल्ड्रन इश्यूज पे कैसे काम करेगा, कैसे उनको ठीक करेगा, वो सब के बारे में क्वेश्चन है। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम आईआर। ये क्वेश्चन कहां कहां के हो गए देख तो लो, एक मिनट। 15th हो गया गवर्नेंस, 16th हो गया सोशल जस्टिस, 17th हो गया वापस से गवर्नेंस, है ना। 18th, हाँ पॉलिटी गवर्नेंस टाइप का, पॉलिटी टाइप का ही हो गया है वापस से। एंड देन 19 एंड 20 ऑब्वियसली आईआर। 4 क्वेश्चंस आईआर के आते हैं, 10 10 15 15, टोटल 50 मार्क्स है ना, 50 मार्क्स। सबसे मेजर सेक्शन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, फिर सोशल जस्टिस, फिर गवर्नेंस एंड आईआर, है ना। तो इस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंगपिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इज लिंक्ड विद इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज इन द कमिंग ईयर्स? इस बार मेंस वाले बच्चों को स्पेसिफिकली हम लोगों ने ये चीज पढ़ाई थी कि इन एनर्जी में इंडिया इतना काम कर रहा है कि उससे क्वेश्चन आने के बहुत हेवी चांसेस हैं। एंड लुक एट द कोइंसिडेंस। बता दो मुझे, इंडिया के इंटरनेशनल फोरम पे कुछ भी एनर्जी को लेके क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? क्या चीज? नाम बताओ, नाम बताओ कुछ अच्छे अच्छे। आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और कुछ? हाँ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, पीछे प्लीज। न्यूक्लियर प्लांट्स, ठीक है। फ्यूजन तो अपने इंडिया, हाँ फ्रांस के साथ जो कर रहे हैं, बढ़िया। हाँ बोलो, क्या है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ठीक है। नेचुरल गैस इन ऑल, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है इंडिया। क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, हाँ प्लीज। सोलर पैनल्स, वो तो आईएससी में ही आ जाएगा ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस टाइप के पार्ट है वो। एक आईमैक, आईमैक, वेरी गुड वेरी गुड। आईमैक, आईएनएसटीसी, तापी, सब कुछ लिंक हो जाएगा, बढ़िया। और कुछ? एक एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने एक बार, OSOWOG, क्या है ये? है ना, यस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये सब क्वेश्चन है ना। ऑल ऑफ दिस इज इन द एनर्जी सिक्योरिटी। देन हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ मतलब यहाँ पे सब कुछ यूज होगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली अबाउट मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, तो सब कुछ यूज नहीं होगा, बट ठीक है। द रिफॉर्म प्रोसेस इन यूएन रिमेन्स, ये तो आना ही था इस बार। क्यों आना था ये? एक तो वॉर वाला हो गया, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। एनीथिंग एल्स? नहीं, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट
कि रिफॉर्म प्रोसेस यूएन में अनरिजॉल्व रह गया बिकॉज ऑफ डेलिकेट इंबैलेंस ऑफ व्हाटएवर, ये पहली लाइन, रिफॉर्म प्रोसेस इन यूएन रिमेन्स अनरिजॉल्व। नहीं बेटे तो बहुत टाइम से हो रहा है ना परमानेंट मेंबर नो, इस बार ऐसा क्या हो गया स्पेसिफिकली? ठीक है, there was a statement by the honorable prime minister of India, UN has become irrelevant। जान किसी ने सुना है? ऐसे तो नहीं बोल रहे हो, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, UN has become irrelevant and hence the question, that question UN reforms। इंटरव्यू के टाइम पे तो सबसे पूछते हैं हम ये, खासकर पीएसआर वालों से, बट हर पीएसआर का ऑप्शन वाले बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा था इस बार इंटरव्यू में कि भाई क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, कमिंग फ्रॉम अ कंट्री लाइक इंडिया, उसके प्राइम मिनिस्टर से, तो टॉप ऑफिस, बहुत बड़ा स्टेटमेंट बैठता है एंड हेंस द क्वेश्चन। तो अगेन ये मेरा काम है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करवाऊं, बट ये आपका काम है कि आप कम से कम जितना मैं बता रहा हूं, जितना कंटेंट यहां पे, जितना मैं डिस्कस करूं, जितने आंसर उनको करो आप, ठीक है? आई विल मेक श्योर दैट यू हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट एंड क्वेश्चंस विद यू, यू मेक श्योर दैट। हाँ, उसके बाद जयशंकर साहब ने बोला था, बिल्कुल 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 करेक्ट अभिषेक, करेक्ट। लैग आ रहा है क्यों मेरे बच्चों को? एक बार रिफ्रेश करो। बताओ एक मिनट होने वाले बच्चे, नो लैग ना? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नो लैग, नो लैग, इट्स फाइन सर। हाँ, आयर के क्वेश्चंस काफी टफ थे इस बार, करेक्ट, नो लैग, ज्यादा बच्चों का लैग नहीं है। आप अपने एंड पे एक बार रिफ्रेश करो बच्चा, वापस मतलब एक बार ऐप बंद करके वापस खोल लो बस जरा सा, ठीक है, ओके, परफेक्ट, कूल। सो दिस इज दिस ईयर्स पेपर एंड नाउ विल कंटिन्यू विद योर थिंग्स। एक सेकंड दे दो मेरे को बस। ओके, चलिए, लेट अस नाउ सी अ बिट ऑफ ट्रेंड्स। हालांकि ट्रेंड्स तो ठीक है, इसे समझ में आ जाएंगे, बट थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 यही मैं पूछ रहा था उस टाइम आप लोगों से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या दे रखा है इसने, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, है ना, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये सब इंडिविजुअली चैप्टर्स हैं आपके लक्ष्मीकांत में, है ना, और यहाँ पे भी हमने आपको कंटेंट दे रखा है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है कभी भी और कुछ उसका अंडरलाइन हाईलाइट कुछ भी कर रखा है, तो वो रिवाइज करनी है, और यहां से जो मतलब आपका मेन कंटेंट है, इससे उसको बस हल्का हल्का सा लिंक करते जाना है, राइट, इतना ही करना है। तो दैट विल बी द मेजर एजेंडा। मैं आपको एवरी डे आई मतलब जैसे एक वीक में क्या क्या कवर करेंगे वो पहले से बताऊंगा। यू हैव अ वेरी सिंपल वर्क, जस्ट गिव 1 hour 2 hour टू फ्लिप द पेजेस ऑफ योर लक्ष्मीकांत एंड जस्ट रीड द बेसिक टॉपिक्स। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। जैसे मान लो सबसे पहला चैप्टर क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वही सब है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, काउंसिल एक्ट, वही सब है ना। तो रीडिंग ऑल दोज इन डिटेल हियर इज ऑफ नो यूज, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, व्हाट वर द 7 फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना, काउंसिल एक्ट का क्या फीचर, सीधा पूछेगा वो। तो अपने को फीचर्स अगर याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है, और याद होने चाहिए। तो अपन बस इतना करेंगे कि लक्ष्मीकांत को बेसिक रीडिंग है वो कर लेंगे, एंड देन जो पूरा का पूरा मेन पर्सपेक्टिव हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा। डेफिनेशंस, है ना, कोटेशंस, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। बट जैसे प्रोविजंस हैं कि 1909 के क्या प्रोविजन थे, वो प्रोविजन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब उसका फिर फायदा नहीं है पूरा लक्ष्मीकांत इतनी बार पढ़ने का, पॉलिटी पढ़ने का। देन लुक एट इट, जैसे मान लो ये डेमोक्रेसी है ना, मेंस टॉपिक, विल रीड इट। अब देखो सेवन फीचर्स हैं, है ना, सेवन फीचर्स हमने लक्ष्मीकांत में देखा, एक पूरा चैप्टर है सेवन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन बाई पार्लियामेंट है हमारे यहाँ पे, फेडरलिज्म हमारे यहाँ पे, ये सब वो सब चीजें। तो अगेन सेम प्रियम्बल एज इट इज लक्ष्मीकांत। फंडामेंटल राइट्स, अब मैं पूरे पूरे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे बैठ के पढ़ाऊं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, मेक्स नो सेंस, मेक्स नो मीनिंग। तो मैं चाहता हूं कि वो सब चीजें आपको पता हो बेसिक। आई विल टीच द मेंस पार्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह सब बता दूंगा, डिबेट्स बता दूंगा, इन सब चीजों पे डिबेट्स भी कराऊंगा, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर। यहां तक तो पार्ट 1 ऑफ लक्ष्मीकांत ही है, बेसिक स्ट्रक्चर तक तो पार्ट 1 ही आ जाता है।
देन वी गो टू द पार्ट 2 रीड फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में स्टेट यूनियन स्टेट सब पढ़ेंगे, सेंट्रल स्टेट है ना. फिर रीजनल पार्टीज और स्टेटहुड कैसे इंडिया में इंक्रीज हो रहा है. एग्जीक्यूटिव पे जाएंगे, एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, गवर्नर पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट. इस बार वाइस प्रेसिडेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट ईयर, है ना. दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल, कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट सबसे बड़ा चैप्टर लक्ष्मीकांत का सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, स्पीकर है ना, दोनों जगह का. रोल ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री कमिटीज, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एडीआर देखो है ना, जुडिशियरी एंड एडीआर. सम ऑब्सेशन, वन क्वेश्चन पक्का जुडिशियरी एडीआर से आना ही है, कम से कम एक साल तो 2 आ गए, लास्ट से भी 2 थे, इस बार भी 2 आ गए, तो इंपॉर्टेंट. सेपरेशन ऑफ पावर, लोकल सेल्फ गवर्नेंस पूरा का पूरा एलएसजी है ना, सारे अमेंडमेंट्स 73 74 सब कुछ. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है ना, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी सब कुछ है ना. ये देखो सर, एजीआई, क्वेश्चन फ्रॉम एजीआई दिस ईयर, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे क्वेश्चन पूछ लिया. सिलेबस वाली वीडियो देखी थी जब मैंने जीएसटी का सिलेबस बताया था, वो सब देखा था क्या? हाँ, तो उसमें आप देखोगे अगर तो ये वर्ड्स ही यूज्ड हैं सब, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्वासी जुडिशियल, ये सब ऐसी बॉडीज है ना, स्टैचुरी बॉडीज, तो ये सब वर्ड्स यूज्ड हैं, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है वहां से. जुडिशियरी, ये फेडरलिज्म, ये सब वहां पे यूज है वर्ड्स, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है. तो लगभग आप देखोगे अगर एक बार सिलेबस पलटना, व्हाट यू विल सी इज एक सेगमेंट से एक क्वेश्चन जनरली देखोगे आप, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही है, लगभग वही है. डायस्पोरा वगैरह से आना बंद हो गया बट लगभग वही है. फिर स्टैचुरी बॉडीज अगेन, देन उसके बाद शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब, सिटीजनशिप, आरपीए. ये देखो आरपीए, पहला क्वेश्चन आरपीए से. और अगर किसी ने आरपीए के प्रोविजन नहीं पढ़े, जो वो क्वेश्चन हो ले भाई साहब, गलती होगा, क्योंकि बहुत सारी कर प्रैक्टिस ऐसी है जो आरपीए में लिखी ही नहीं है, दूसरे कानून है उनके लिए, और वो लिख के आए आप और नंबर गए. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे कौन कौन से है ना, ये यही दोनों है बेसिकली. इस पे क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली ऑन दिस. और डॉक्यूमेंट बाद में चेंज नहीं कराया है ना, नहीं तो इसमें मैंने वो चाइल्ड वाला ऐड करवा देता, मैं एनसीपीसीआर वाला ऐड करवा देता, बाद में नहीं कराया डॉक्यूमेंट, पहले का ही है. एंड देन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वी विल कंक्लूड द पेपर विद दैट. याद कैसे होंगे, सब याद हो जाएगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, पढ़ तो लो, पहले पढ़ तो लेते हैं एक बार. एक दो बच्चों को लैग का इशू आ रहा है क्या? हमारे तरफ पे तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, हमारा खुद का ही चल रहा है, ज्यादातर बच्चों को नहीं आ रहा है. सर ओल्ड ऐप इज वर्किंग वेरी गुड. आप ओल्ड ऐप पे ही हो बच्चे, क्या हो गया? ऑल फाइन, सही है सर, सही है सर, नो लैग सर, परफेक्टली फाइन सर, नो लैग नो लैग नो लैग. मतलब ऐसी डिवाइस चेंज करके देख लो ना, अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि आप वेबसाइट से देख रहे हो, तो एक बार ऐप से करके देख लो, वहां पे सही आ जाएगा, है ना. ऐसे करके देख लो एक बार, बस चेंज हल्का सा. डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही नहीं यार, डायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ ही आते हैं, जो डायरेक्ट आएगा वो इतना टफ आएगा कि आरपीए की प्रोविजन पूछेगा, है ना, तो ना ही आए तो बढ़िया है. कूल देन, दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो वी हैव टू, मैं एक बार 2024 का पेपर दिखा दूं क्या, मेरा थोड़ा सा मतलब आई वांट टू शो कि वो कैसे हल्का सा सिमिलर पैटर्न समझ में आ जाएगा, दिखा दूं एक बार, इफ यू गाइस डोंट फील दैट आई एम वेस्टिंग द टाइम. It's fine, sir. It's fine. It's fine. एक काम करो, ऐसा कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना कि शायद वेबसाइट से देख रहे हैं तो इशू आ रहा है, तो जस्ट लॉग इन इनटू दैट ना, लॉग इन इनटू योर एप्लीकेशन ना, फोन पे एप्लीकेशन लॉग इन करके वहां से देख लो ना. हमने तो नंबर ऑफ डिवाइसेस अलाउ कर रखे हैं ना. एक बार एक काम कर लो, जो जितने बच्चे फोन पे देख रहे हैं, मतलब ऐप पे देख रहे हैं, उनका ठीक है, एक बार बता दो मुझे, एक मिनट. मतलब हमारे एंड पे कोई इशू है ही नहीं, हमने तो सारी एडवांस नेटवर्क सेटिंग्स वगैरह खोल रखी है, एंड दिस इज गोइंग परफेक्टली फाइन फ्रॉम आवर एंड. देखो ज्यादातर बच्चे वही बोल रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, ऐप पे ठीक है ना. ठीक है, एक काम करो, जो बच्चे वेबसाइट पे देख रहे हैं एक बार ऐप पे स्विच कर लो फोन. अच्छा हाँ, तो सब बच्चे वही बोल रहे हैं, सही है. अरे पृथ्वी, रिजॉल्व इशू में
जब इशू दिखेगा तब तो कुछ रिजॉल्व करूंगा। आपके सामने सब बच्चे बोल रहे हैं कि इट्स फाइन, तो मैं रिजॉल्व करूं कहां से? ऐप पे ठीक है, ठीक है, कूल कूल कूल। सर नए वाले ऐप पे कोर्स ट्रांसफर कर दो, अभी करूं क्या? क्लास के बीच में ले लूं क्लास पहले? ठीक है ओके ठीक है। लेट अस हैव अ लुक एट 2024 का पेपर ऑल्सो। ये बार थोड़ा सा देख लेता है ताकि आपको एक बेसिक ट्रेंड सेटअप आपके दिमाग में हो जाए, है ना, और थोड़ा सा वही उसी पे फिर विल कंटिन्यू टू मेक इट अप, बिल्ड इट अप। ओके अगेन लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्ट रिपीटेड फ्रॉम 2023। ऐसे उठा लिया बिल्कुल, बस यहां पे दे दिया वन नेशन वन इलेक्शन, वहां पे दे दिया साइमल्टेनियस इलेक्शन, इतना ही चेंज है बस, एज इट इज उठा लिया। Look at the question. Examine the need for electoral reforms set by various committees which with particular reference to one nation, one election. ये रहा पूरा, है ना? Electoral reforms, very important topic. इसकी सारी committees पढ़ाऊंगा मैं, दिनेश गोस्वामी वगैरह सब कुछ पढ़ाऊंगा, and then it will be very like cakewalk for you to answer such questions. इनकी कोई चिंता करनी नहीं है। Look at the question number 2, जो मैं भी बोल रहा था आपको. Explain and distinguish between लोक अदालत and arbitration tribunals, whether they entertain civil as well as criminal cases. कोई ऐसा है जो अंडरस्टैंड से थोड़ा सा ऐसे 1-2 साल पहले से जुड़ा हुआ है? 2024 के प्रीलिम्स के टाइम पे आपको याद है, जब 2024 की बात है ना ये, हाँ, जब हमारी खुद की मैगजीन नहीं होती थी, हम 365 से पढ़ाते थे, यूट्यूब पे जब फ्री पढ़ाते थे, तो ये गलती थी एक 365 में, और फिर उसको मैंने नेक्स्ट में करेक्ट करवाया था। किसी को याद है कुछ ऐसे? याद है? हाँ। तो द सेम इज द क्वेश्चन, यही एग्जैक्ट यही गलती थी कि कौन सिविल केसेस लेता है, कौन क्रिमिनल केसेस लेता है। इसी पे देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, इसमें से कौन सिविल क्रिमिनल केसेस। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एडीआर, है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन एडीआर पे। इस साल भी देखो अगेन क्वेश्चन एडीआर पे। अगर आप देखोगे दिस देयर इज सो मच ऑफ सिमिलैरिटी दैट इवन द क्वेश्चन नंबर हैज नॉट बीन चेंज्ड। सेकंड पे वहां भी एडीआर पूछा, यहां भी एडीआर पूछ लिया, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, थीम है एडीआर, पूछना है, पुट इट। तो अपने को पहले से प्रिपेयर रहना इन सब चीजों के लिए। देन द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। चलिए सर पढ़िए क्वेश्चन, समझाइए मुझे क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ट्राई टू एक्सप्लेन टू मी द क्वेश्चन। यस सर, रनिंग फाइन इन ऐप। तो बाकी बच्चे एक बार फिर यार ऐप पे ज्वाइन कर लो, है ना, अगर ऐप पे सही चल रहा है तो। क्योंकि 98% बच्चों का सही चल रहा है और 1-2 बच्चों का नहीं चल रहा है, तो वी हैव टू लुक एट इट देयर, लाइक उनका पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा ना। तो इफ दे आर सेइंग कि उनका द इशू इज ऑन द साइड ऑफ, अरे तो न्यू एप्लीकेशन पे कोर्स शो नहीं हो रहा है, तो आपका ओल्ड पे चल रहा है ना बच्चे अभी। सर मेरा तो वेब पे भी सही चल रहा है, अच्छी बात है, बट कुछ लोगों का नहीं चल रहा है ना। हाँ धीरे धीरे वो नए ऐप पे स्विच हो जाएगा, डोंट वरी। किचन कैबिनेट सर, किचन कैबिनेट ऑर्डिनेंसेस सर, बताइए, एक्सटेंड करिए कोई। एनीबॉडी इज नॉट स्पोकन? हाँ जी आप सर जी, ठीक है। क्या, बिल्कुल सही। पार्लियामेंट और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है? लेजिस्लेटिव वर्सेस एग्जीक्यूटिव, परफेक्ट। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ दैट, एग्जीक्यूटिव वर्सेस लेजिस्लेटिव का ही क्वेश्चन है ये, और कुछ है ही नहीं, है ना। कि जो कैबिनेट सिस्टम है वो इतना पावरफुल हो गया है कि उसने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को ही दूर कर दिया है इन टर्म्स ऑफ, और इसके बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, वो एंगल्स में सिखा दूंगा किस तरीके से बनता है। इवन टिल द एक्सटेंट कि अगर पार्लियामेंट में डिबेट्स नहीं हो रही हैं, अगर पार्लियामेंट में डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिल कमिटीज के पास नहीं जा रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ अ पार्लियामेंट, है ना, कि भाई बहुत अच्छे से डिलिब्रेशन हो बिल्स पे, बट आई विल गिव यू एग्जैक्ट परसेंटेजेस व्हाइल विल बी डूइंग जीएस2 कि कितने परसेंटेज बिल जो है कमिटीज के पास जाते हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर, एंड द परसेंटेज इज वेरी मिनिमल राइट नाउ। तो ये सब चीजों की हम यहाँ पे बात करेंगे अगेन, है ना, दे सकते हैं। माई पॉइंट इज कि whenever a question, एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन लेसन फॉर जीएस टू एवरीबॉडी, whenever you encounter a question that is bashing the constitution, never end your answer in supporting it. इसी में दिखाऊंगा 2-3 क्वेश्चन हैं ऐसे। whenever, क्या बोला मैंने, whenever a question
is bashing the principles and ideals of constitution. हमेशा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई कुछ तो यहाँ पे चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, बिकॉज द कमीशन विल नेवर डू दैट कि आपको सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बैश करके आ जाओ, विल नेवर डू दैट, टू फोकस अपॉन द एंटायर थिंग कि अच्छा क्या गड़बड़ है बट क्या सही होगा इसमें, यहां पे होगा ना भाई द अदर साइड ऑफ इट, समझ में आ रही है? द अदर साइड विल बी कि नहीं ऐसा नहीं है, द कैबिनेट हैज its own responsibilities, but the parliament is still supreme. Is that enough? Is the parliament supreme? What does India have? Constitutional supremacy. यही चीजों का ध्यान रखना है बस इस पूरे पेपर में. This question has to end neither on telling cabinet supremacy, neither on telling parliament supremacy. क्योंकि दोनों ही नहीं है इंडिया में, तो कहां से हो जाएगा? कैसे बोल रहे हो आप कि कैबिनेट ने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को साइड कर दिया जब इंडिया में थी ही नहीं? इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट हो कि भैया अल्टीमेटली द पावर ऑफ द कैबिनेट, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और बिल्कुल एकदम अलग. हाँ ठीक है, देयर माइट बी चैलेंजेस, वी विल एड्रेस देम, बट कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है ना? हम दोनों में से किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ड्यूटी ऑफ सीएजी इज नॉट मेड टू इंश्योर द लीगैलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर बट आल्सो प्रोप्राइटी. बहुत सिंपल है, सब सीएजी जब पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बट क्या समझ में आया हमें यहां से? एक पोस्ट है ना, एक पोस्ट टाइप क्वेश्चन आता है. हमारे साल 25 में कौन सा आया? एजीआई. इससे जस्ट पहले सीएजी. बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर अगेन. ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं लक्ष्मीकांत का मतलब ठीक है. यू विल सी एवरी मेजर टीचर सेइंग दिस, एवरी मेजर टीचर, लक्ष्मीकांत इज इररिलेवेंट फॉर जीएस2 मेंस, है ना, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास है. इट इज एज रेलेवेंट एज एनी अदर बुक, एज रेलेवेंट. दिख रहा है आपको अपने सामने? देयर विल बी डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक. बहुत आसान है, मैं बोल सकता हूँ सब चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, लक्ष्मीकांत फालतू बुक है, सिर्फ ये पढ़ो सिर्फ वो पढ़ो, नहीं, कुछ नहीं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. द स्टैटिक विल बी कवर्ड वेरी हेवीली इन योर लक्ष्मीकांत. देख लो आप कितने भी क्वेश्चन, एक ही पेज पे जितने क्वेश्चन में देख लो. सीएजी का बेसिक कहां से लेके आओगे? लक्ष्मीकांत से. पार्लियामेंट वर्सेस कैबिनेट का बेसिक कहां से लेके आओगे? आर्टिकल्स लक्ष्मीकांत से आएंगे. लोक अदालत कहां पढ़ा है आपने आज तक? लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है ना? ऑलवेज ऑलवेज क्वेश्चन फ्रॉम हियर. हाँ जी, नहीं लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही है यार, लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही है. मतलब एक तो दो तीन चीजें हैं. एक तो आपने पहले पढ़ रखी है वो, तो यू हैव अ रिलेटेबिलिटी विद दैट बुक, अंडरलाइन कर रखी है. पहला फैक्टर ये हो गया. दूसरा फैक्टर ये है कि प्रीलिम्स में दोबारा लक्ष्मीकांत ही पढ़ोगे, मेंस का कंटेंट तो सिर्फ पढ़ोगे नहीं, तो अभी से अगर एक बार पढ़ लोगे प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा ही. थर्ड थिंग, बिकॉज इट इज वेरी बल्कि, उसमें ठीक है कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीज अब तो बहुत ऐड हो गई है नए नए एडिशंस में, तो बट स्टिल अगर एक बार बेसिक पढ़ रखी है तो उसका स्टैटिक यहां पे आपको हेल्प करेगा ही करेगा. दैट बीइंग सेड, द कंटेंट हियर इज मोर देन इनफ टू आंसर क्वेश्चंस इन जीएस2. मोर देन इनफ, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है. जीएस2 का कंटेंट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि तो सक्षम का खुद का पीएसआईआर ऑप्शनल था, तो उसने वो सारी नॉलेज यूज करी है. आईआर का कंटेंट हमने ऐसे इंसान से बनाया जो खुद पीएचडी कर रहा है आईआर में, तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड बेसिक कंटेंट आईआर का बनवाया, बहुत छोटा कंटेंट येट वेरी स्पेसिफिक. तो द कंटेंट इज वेरी गुड. But me standing here saying that Lakshmikant has become irrelevant will be a very arrogant answer. लक्ष्मीकांत पढ़नी है थोड़ी थोड़ी, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वापस प्रीलिम्स के लिए उठाना पड़ेगा, तो उसको ड्रॉप नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का दिखना शुरू करेंगे. देन एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल एंड ब्रिंगिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स मर्जिंग रूरल लोकल बॉडीज विद द अर्बन लोकल बॉडीज. क्वेश्चन फ्रॉम, मतलब नॉट जस्ट गवर्नेंस बट कहां की बात कर रहे हैं? हाँ, द पंचायत एंड द म्युनिसिपैलिटीज टाइप का है ना, द 2 अमेंडमेंट्स वहीं की बात हो रही है. परफेक्ट, पढ़ेंगे वो हम इसमें. हाँ, पीएसआईआर का यूज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पल्लवी. हाँ, मैं एडवांस में बताऊंगा टॉपिक सब. मैं आपको अगले जितने भी दिन 4, 5, 6 दिन का बिल्कुल बता के रखूंगा कि हम ये पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये भी साथ में अटैच करना है. नहीं, किसी एक इंस्टीट्यूट नहीं, सब भी टीचर से बोलने लगते हैं कि नहीं लक्ष्मीकांत रेलेवेंट नहीं है. आई डोंट नो व्हाई. लक्ष्मीकांत के साथ में ब्लू बुक का कंटेंट भी हम रीड करके आना होगा, या वो कवर कर. ब्लू बुक मतलब कॉन्कर वाला बोल रहे हो, प्रीवेल वाला बोल रहे हो? आकाश एक बार क्लियर कर देना मेरे को. प्रीवेल वाला अभी पढ़ने की नीड नहीं है, ये तो लक्ष्मीकांत पढ़ो या तो प्रीवेल की ब्लू बुक पढ़ो, दोनों में से एक में काम हो जाएगा, है ना, एक में ही हो जाएगा दोनों में से.
कोई भी एक पढ़ लो एंड साथ में फिर कौन करते हो मैं कवर करा ही दूंगा, मतलब पढ़ता तो ये भी है। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट है, याद है मैंने GS1 की बिल्कुल पहली क्लास से पहले बोला था कि हिस्ट्री के लिए एंशिएंट मेडाइवल पढ़ लो, क्वेश्चन आएंगे। इस बार हिस्ट्री के 10 मार्कर के पहले 2 क्वेश्चंस क्या थे बोलो? ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल एकदम टिप्स होनी चाहिए PYQs। पहले 2 क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड, IVC एंड अकबर, एंशिएंट मेडाइवल, ये वैसा ही है। तब मैं बोल दूं उस टाइम पे खड़ा होकर कि नहीं नहीं सब एंशिएंट की बुक्स इररिलेवेंट हो गई है, नहीं है ना, स्टैंडर्ड बुक्स विल नेवर गो इररिलेवेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेम गोस हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Public charitable trust, tough question but ठीक है। Public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues। ये लगभग इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट तो कभी नहीं पढ़, नो इट्स ओके। इसको छिपा के बाकी पढ़ो, मतलब कुछ भी एक बॉडी है ना, एनी नॉन स्टेट एक्टर्स, उसके हिसाब से पढ़ो। नॉन स्टेट एक्टर्स द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इश्यूज। आप समझ में आ गया? एनवायरमेंट के एनजीओ एनवायरमेंट से रिलेट करते हैं, सोशल इश्यूज वाले सोशल इश्यूज से करते हैं, पॉवर्टी वाले हंगर वाले, है ना, फीडिंग इंडिया, ये सब जो छोटे छोटे एनजीओ हैं, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन, पॉवर्टी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली हेल्थ, हंगर, पॉवर्टी, इनको मिक्स करते हैं आपस में, इनको मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं जनरली। मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉवर्टी का इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आता है, आ भी सकता है, बट हमेशा जो लिंक करके आएगा वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो पॉवर्टी लिंक्ड विद हंगर एंड हेल्थ, जनरली ये क्वेश्चन आता है। यहां पे देखो क्या है, poverty and malnutrition creates a vicious cycle adversely affecting human capital formation. What steps can be taken to break the cycle? Poverty and malnutrition. तो malnutrition is both a topic of health and hunger. समझ में आ रहा है? malnutrition क्या है? न्यूट्रिशनल हंगर है ना, हिडन हंगर जिसको बोलते हैं इंडिया में, जो हिडन हंगर का कॉन्सेप्ट है वो यही है, न्यूट्रिशनल हंगर, है ना। तो पॉवर्टी लिंक विद malnutrition एक इशू है। द डॉक्ट्रिन ऑफ, अब इस साल क्या क्वेश्चन आया था, पॉवर्टी वाला क्वेश्चन था ना इस साल एक, हाँ, inequality in the ownership pattern of resources is the major cause of poverty. Discuss the paradox of poverty in the context of paradox of poverty. तो inequality of क्या होता है, पढ़ के बताने को, सोसाइटी से लिंक करके थोड़ा सा देखो जरा। नहीं नहीं, न्यू एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत देने की जरूरत नहीं है बच्चे, वो तो हाँ ब्लू बुक करो, इनफ है, चलेगा। सोसाइटी जिसने भी पढ़ा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बेसिक कंटेंट तो डेवलप हो जाएगा, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो यही सिखाया मैंने, रिसोर्स वर्ड आते ही ब्रेक इट डाउन, हर तरीके के रिसोर्स की बात करेंगे यहाँ पे, फाइनेंशियल रिसोर्स, एजुकेशनल लिटरेसी का रिसोर्स, है ना, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके, यू कैन टॉक अबाउट सोशल रिसोर्सेज दैट यू हैव, किस हायरार्की पे लाइक करते हैं आप सोसाइटी में, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज। तो इनइक्वालिटी है क्योंकि ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज में, इसलिए पॉवर्टी है, वेरी सिंपल। एंड पैराडॉक्स क्या हो जाएगा यहां पे, विशियस साइकिल। पढ़ाऊंगा पॉवर्टी पढ़ाते टाइम, ठीक है। कमिंग टू 24 का क्वेश्चन, Doctrine of democratic governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of the citizen becomes absolutely positive. Discuss। भाई क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, GS4 and GS2 are very heavily linked. Never shy away from using GS4 in GS2। आपको पता है, अभी देखा नहीं हमने क्योंकि तब तक पेपर हुआ नहीं था, दिस ईयर देयर इज अ GS4 क्वेश्चन इन GS1। GS4 question in GS1। Ethics is becoming increasingly important, ladies and gentlemen. Read the question. Doctrine of democratic governance makes it necessary that the public perception of integrity and commitment of citizens becomes absolutely positive. पढ़ो, समझो, बताओ मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पढ़ो सब लोग, बताओ मुझे। सेवोत्तम, क्वेश्चन का मीनिंग बताओ। एथिक्स तो ठीक है, लिंक हो कर ही लोगे आप लोग, इतने स्मार्ट तो हो ही गए हो। क्वेश्चन का मीनिंग बता दो मुझे एक बार, अभी बता दो। हाँ बताओ।
बोलो, कोई भी बोलो यार। हाँ, पब्लिक ट्रस्ट एंड पब्लिक सर्विस, ठीक है, सही है, ठीक है। पब्लिक परसेप्शन इज द कीवर्ड हियर, है ना। पब्लिक जो है वो सिविल सर्वेंट्स को कैसा परसीव कर रही है, कैसा लग रहा है उनको, कैसे हैं सिविल सर्वेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे परसेप्शन की बहुत बड़ी दिक्कत है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक देश में द पीपल हु आर इंटरेस्टेड विद एस्टैब्लिशिंग जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, उनको देख के डर लगे, है ना, कि कहीं दूर से दिख जाए तो डर लगे कि मेरा सब कुछ ठीक है ना, राइट। तो दैट इज पब्लिक परसेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वही बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई इट इज वेरी नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट बिकम्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव, कि सिविल सर्वेंट जो वो हाई इंटीग्रिटी के हैं, हाई कमिटमेंट के हैं, ये परसेप्शन बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? इसी से ट्रस्ट बनेगा, इसी से डेमोक्रेटिक गवर्नेंस आएगी, इसी से पब्लिक पार्टिसिपेशन आएगा, इसी से फीडबैक आएगा पॉलिसीज का, इसी से करप्शन कम होगा, इसी से ट्रस्ट बिल्ड होगा। इंपॉर्टेंट। अब लोग वही, सर GS2 का क्वेश्चन है, GS2 टाइप नहीं दिख रहा, क्वेश्चन ही GS4 की बातें कर रहा है, आपको GS2 क्यों दिखाना है उसको? समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया, वेरी, अरे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई, देखना। द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन एंड एज अ स्ट्रेटेजिक वे टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। आईआर के क्वेश्चंस करने में बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। मैं पढ़ाऊंगा आईआर, जनरली मैं आईआर जो करंट अफेयर पढ़ा के छोड़ता हूं, बट इस मेरा मन है कि थोड़ा स्टैटिक पढ़ाऊं आईआर का, बिकॉज मेरा डॉक्यूमेंट बहुत ही बढ़िया बना है, तो मेरा मन है कि आईआर एक बार थोड़ा स्टैटिक टाइप का भी पढ़ाया जाए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द वेस्ट इज फोर्सिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनाज सप्लाई चेन, है ना। चाइना की सप्लाई चेन पे फोकस ना जाए, या फिर उससे फोकस कम करने के लिए, उस पर डिपेंडेंस कम करने के लिए इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव प्रेशर पुश कर रहा है। क्वेश्चन अबाउट इंडिया चाइना। Critically analyze India's evolving diplomatic, economic, strategic relations with the Central Asian republics, highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. What are the Central Asian republics? कौन-कौन सी हैं ये? क्या हो गया सर? पीछे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक नहीं पता? बता दो कोई इधर से, इस वाले एरिया से। हाँ, एनीबडी? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन सी होती हैं? हाँ, ठीक है, बोलो बोलो, मिलके बोल दो यार, एक एक बोल दो सब, क्या हो गया? जब सब बोल रहे हो तो तब तो बोलना आसान होता है ना, बोल दो, ठीक है। हाँ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इस साल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, और 25 में मिडिल ईस्ट। सिंपल है ना। क्वेश्चंस के वही सब घुमा फिरा के वही पैटर्न है, बहुत ज्यादा बदलेगा नहीं, बेसिक पढ़ना है बस। ओके, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसेंटली passed and enforced the public examination prevention of unfair means act 2024? यूनिवर्सिटी और स्टेट एजुकेशन बोर्ड भी इसमें कवर्ड है क्या? एक तो भाई साहब एक क्वेश्चन ही आने ही लगा है जहां पे ये बिल्कुल कोर पे जाके पूछता है कि ये चीज इसमें कवर्ड है क्या। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था ऐसा? नो नो, आरपीए तो दिस ईयर है। इसी 2024 में कौन सा क्वेश्चन था एक और ऐसा कि ये चीज इसमें कवर्ड है क्या? वेरी गुड। लोक अदालत वगैरह में सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस कवर्ड है क्या? आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स में सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस कवर्ड हैं क्या? दिस स्पेसिफिसिटी, ये स्पेसिफिसिटी के कम से कम एक दो क्वेश्चन आसान लगे। इस बार आरपीए का आ गया, कौन कौन सी प्रैक्टिस आरपीए के अंदर है? अब हम लिखते रहे 4-5 प्रैक्टिस, वो है ही नहीं उसके अंदर। किसी का फोन था क्या? था कोई बोल रहा था कुछ? ओके, खैर। एंड हियर द क्वेश्चन इज, यूनिवर्सिटी और स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो है वो इस पर्टिकुलर एक्ट में लाई करते हैं क्या? तो दिस स्पेसिफिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। Right to privacy is intrinsic to the life and personal liberty and is inherently protected under Article 21. Explain. Simple question यहाँ तक, very simple. Article 21 सबने पढ़ा है हमने, very simple यहाँ तक. But look at this, look at the second part. किसी को भी नहीं आता था, किसी को भी नहीं आता था, आपको भी नहीं आना चाहिए। In this reference, क्या हुआ? किसी ने कोई जोक क्रैक किया? मुझे बताओ। अच्छा, हाँ, नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए बताता हूँ ना। Look at the question. In this reference, discuss the law relating to DNA testing of a child in the womb to establish its paternity. कहीं नहीं पढ़ाया गया है ये, कहीं कुछ रेलेवेंस नहीं है इसका, जबरदस्ती टफ बनाने के लिए पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल वो है जो पहले से छोड़ते हैं ना क्वेश्चन हम, वैसे वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल, कि जो सोर्सेस वो अटेम्प्ट नहीं करना है तो क्या करना है। और सबके जिनके 130 आए हैं, 127 आए हैं बैक टू बैक, सबके मतलब किसी को नहीं आता था इस पर्टिकुलर ईयर में। You can go and watch that Shakti lecture also, GS2 का, that will also help, क्योंकि उनका पेस आर भी था, तो she has given good
opinions on GS2, देख सकते हो उस वाले लेक्चर को. What changes that the union government recently introduced in the domain of center-state relations suggest measures to be adopted to build the trust between center and states and for strengthening federalism. एक क्वेश्चन फेडरलिज्म का आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि टॉपिक पूरा आपके सिलेबस में फेडरलिज्म लिखा हुआ है. तो एक बार फेडरलिज्म को ढंग से प्रिपेयर कर लेना है ना, हर एक एंगल से, एंड फेडरलिज्म विल बी सॉर्टेड. So this is about federalism. Then explain the resources for the growth of PIL in India. As a result of it has, अरे बहुत ही बड़ा, अरे मैं क्यों बोला, एक्साइटमेंट कर्व करनी पड़ेगी. बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को देख के, सच में ऐसे 1000 स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बात होती है यार. ओके. As a result of it has the Indian Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary. पढ़ो भाई क्वेश्चन, give me the answer. Wonderful question. Read it everybody. Try to see क्या चल रहा है. नहीं, मैं ऑनलाइन भी बच्चे इसलिए प्रेजेंट होता हूँ, 1000+ बोल रहा हूँ भाई. 850 बच्चा ऑनलाइन, देखा ही नहीं है मैंने इससे पहले क्लास में. सो हैप्पी एंड ग्लैड. नंबर GS2 खत्म होता तो 150 आ जाएगा. मेरे को खुद पे डाउट होने लगता है, पता है, आप नहीं समझोगे. तो कितना सुला रहा हूं मैं क्लास में. बताइए सर, कौन बताएगा? एनीबॉडी इज नॉट स्पोकन टिल नाउ. ऐसे मत करो यार, सिंपल सा तो क्वेश्चन बता दो क्या मीनिंग है. हाँ, ठीक है. एक थोड़ा सा और रखो, जैसे एक की छिपी इस क्वेश्चन में. हाँ जी बताइए. हाँ, यस, कॉट यू ऑफ गार्ड. सॉरी, पीछे कोई हाथ खड़ा कर रहा था. हाँ आप जी प्लीज. PIL का ग्रोथ बिल्कुल बढ़िया. चलो एक हो गया. दूसरा पार्ट, हाँ थोड़ा जोर से. PIL ग्रो कर रहा है. हाँ बस एक सेकंड बस एक सेकंड दोबारा पूछूंगा. PIL ग्रो कर रहा है, पहला तो यही बोल रहा है ना. PIL की ग्रोथ दिखानी है, ठीक है दिखा देंगे. कैश एक्सपैंड हो गया, जस्टिस भगवती एंड ऑल वो सब दिखाएंगे हम. एज अ रिजल्ट ऑफ इट हैज द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी. क्या करेंगे सर जी पीछे? जुडिशियल एक्टिविज्म क्या? यस एंड नो, यस एंड नो. Due to PIL, Indian Supreme Court emerged as world's most powerful judiciary. Yes. दोनों साइड. What is the no side here? बोलो बोलो. Frivolous PILs, हाँ. Global, lower courts में ट्रस्ट कम हो रहा है. ओके, परसेंटेज के लिए PIL फाइन होने लगे, ठीक है. जजेस मेकिंग पॉलिसीज, ठीक है. जुडिशियल ओवर रीच हो गया, एक्टिविज्म भी नहीं, ओवर रीच, ठीक है. कैन लाइक हाउ विल यू स्ट्रक्चर दिस आंसर? पहले तो आपने बता दिया ग्रोथ ऑफ PIL हो रहा है, फिर आपने बता दिया कि इससे जुडिशरी ऐसे ताकतवर कैसे इमर्ज कर रही है. व्हाट नेक्स्ट? इज देयर अ नेक्स्ट टू इट? वो भी एंड आवर क्वेश्चन है. ठीक है, हाँ बोलिए. Criticism of PIL, limitations of PIL. देखो, हाँ लास्ट में जी. ठीक है, देखो. ओके, लेट मी कंक्लूड द क्वेश्चन. क्या बोल रहा है? As a result of this growth of PIL in India, the Supreme Court, the Indian Supreme Court, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जुडिशरी बन गई. क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन का? क्या लॉजिक है स्टेटमेंट का? Why would you compare India judiciary to the world judiciary and then say कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जुडिशरी बन गई?
अरे हर जुडिशरी अपनी कंट्री में अपने कॉन्टेक्स्ट में पावरफुल होती है ना? वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी, ये ऐसे वाला वो वाली बात होगी कि इंडिया जनगणमन इज द बेस्ट जनगणमन इन द वर्ल्ड, मतलब यू हैव टू सी इट फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट ना। एंड हमारे यहां पे जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात होती है क्या? एवरीथिंग इज चेक्स एंड बैलेंसेस, एवरीथिंग अगेन वही सेम पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है कि नहीं है भाई? तो पीआईएल आगे इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे बहना नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना? तो द पॉइंट हियर इज कि हाँ पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट लिमिटेशंस है, चेक्स एंड बैलेंसेस है ना, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दिखाने, काफी इंपॉर्टेंट है जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। नहीं, इसमें सिंपल सा पॉइंट ये है कि कैसे सुप्रीम नहीं है क्योंकि इसमें भी हो गया ना कि अगर किसी ने पीएल फाइल कर दी, दैट इज इनफ अ कॉज फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू टेक एन एक्शन ओवर इट। तो सुप्रीम कोर्ट किसी से एक्शन ले सकता है क्या? देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सुमोटो थिंग्स आल्सो। हाँ वही सुमोटो वाली चीज भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। नहीं पीआईएल इज नहीं, देखो पीआईएल इज, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, पीआईएल को इतना ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया टू द पीपल। ऐसी लाइन है ये, यू कैन जस्ट राइट डाउन योर इशू, you don't need a lawyer, don't need an advocate, there is a public issue, you write it down, you hand it over, we'll take an action। तो इसके चलते कई बार क्या होता है कि अब जैसे मान लो मुझे कोई चीज करनी है, अब मेरे पास कोई लीगल अप्रोच नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव अप्रोच नहीं, बट मुझे पता है कि अपना इशू लिख के सुप्रीम कोर्ट दो संभाल लेगा। What if now this starts breaching into the executive and the legislative portion and the reasoning is PIL कि हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, ये बोल के and we are breaching into the executive and the legislature का पोर्शन, तो गलत हो जाएगा ना। तो दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, बढ़िया। डिस्कस इंडिया सिक्योरिटी एंड कंपेयर द सिक्योरिटी ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल, जीएस 1 में पढ़ा था है ना, फ्रेंच वेस्टर्न मॉडल वो से पढ़ा था ना, तो लगभग वहीं से थोड़ा थोड़ा लिंक हो जाएगा ये। खन्ना साहब देख रहे हैं, हाँ वही वही, ठीक है, ओके। द सिटीजन चार्टर हैज बीन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग, ये देखो सर, तो जीएस2 का पेपर है, जीएस4 का नहीं है, एथिक्स का नहीं। Citizen Charter. The Citizen Charter has been a landmark initiative ensuring citizen-centric administration, but it is yet to reach full potential. Identify factors hinting that the the promise of such measures to overcome. क्या पूरा का पूरा कंटेंट आपके पास आज रेडी नहीं है इसका? Each and everything that has been asked here. Citizen Charter क्या है, कब शुरू हुआ, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे बेटर कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स तक रेडी हैं कि किस किसने सिटीजन चार्टर में अच्छा काम किया है। कंप्लीटली फ्रॉम ए कॉन्कर जीएस4 डॉक्यूमेंट, कंप्लीटली रेडी है कि नहीं भाई? तो ध्यान देना इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे। इन अ क्रूशियल डोमेन लाइक द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, द इंडियन स्टेट शुड प्ले अ वाइटल रोल टू कंटेन द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन ऑफ द सिस्टम। बहुत ध्यान से पढ़ना, गवर्नेंस के क्वेश्चंस आर द बेस्ट क्वेश्चंस इन जीएस2, सबसे दिमाग लगता है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इन अ क्रूशियल डोमेन लाइक द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, एक ही बार में ध्यान से, हेलो फोकस थोड़ा सा भाई। In a crucial domain like the public healthcare system, the Indian state should play a vital role to contain the adverse impact of marketization of the system. Which system are we talking? Public healthcare system. Healthcare system की बात हो रही है, उसके मार्केटाइजेशन के इंपैक्ट्स को रोकने के लिए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में इंडियन स्टेट का वाइटल रोल होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट। सेकंड, सजेस्ट सम मेजर्स थ्रू व्हिच द स्टेट कैन एनहांस द रीच ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर एट द ग्रास रूट लेवल। सेकंड तो इजी है, फर्स्ट का बताओ मुझे, फर्स्ट क्या है? ये प्राइवेटाइजेशन है ना, प्राइवेटाइजेशन से प्रॉब्लम्स क्या आ जाएंगे, है ना, द एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ द मार्केटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या जरूरत है? पब्लिक इंटरवेंशन, है ना, द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में इंडियन स्टेट का इंटरवेंशन। परफेक्ट। कहां क्लासिफाई करोगे इस क्वेश्चन को? पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर? सोशल जस्टिस, है ना, मोर टुवर्ड्स सोशल जस्टिस देन टुवर्ड्स गवर्नेंस, मोर टुवर्ड्स सोशल जस्टिस। परफेक्ट है, वेरी गुड। ओके, ये देखो वापस बोला था ना मैंने, ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कैसे भी घुमा के आए। एक ही बार में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लेंगे, कुछ बचे ही ना। 10 इनिशिएटिव्स के नाम याद कर लेंगे, स्टेप्स याद कर लेंगे, डेफिनेशन याद कर लेंगे, डेटा याद कर लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा फिर। लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। ई गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द रूटीन एप्लीकेशन of digital technology and service delivery process. It is much about multi-phase interactions for ensuring transparency and accountability. In this context, we have the role of interactive service model of e-governance. देखो क्वेश्चन ये वाला, फिर एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। याद है इस बार वाला क्वेश्चन?
इस वाले क्वेश्चन में क्या था? यूजर सेंट्रिक डिजाइन, है ना? आप पढ़ो वाला क्वेश्चन, उसी को दिमाग में रखें। अच्छा, हिंदी वाला भी? ओके ओके, ये लो। अमित दिखाया, सॉरी अमित नहीं, पारस। पारस आप तो ऑफलाइन आया करते थे ना, क्यों नहीं आ रहे हो अभी? हाँ, है ना, लगभग लगभग वही सेम से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ना? यहाँ पे अगेन फोकस किस चीज पे? इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कि ई गवर्नेंस के क्वेश्चंस के कुछ ही सर्टेन टाइप्स होंगे ना। कितना घुमा के पूछेगा, उसमें क्या इश्यूज आते हैं, एल्गोरिथमिक बायस क्या है, टेक्नोलॉजिकल बायस क्या है ना? क्या उसके ठीक चीजें नहीं चल रही हैं, कैसे वो कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं है ना? कैसे वो इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल उसमें नहीं हो पा रहे, वही चीजें बार बार घुमा फिरा के आएंगी। मल्टी फेस इंटरेक्शन फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो उसका फायदा यही है गवर्नेंस का कि भाई यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आती है, बट फिर उसने क्या पूछ लिया? इवेलुएट कर दो इस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को, इस इंटरेक्टिव मॉडल को। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी क्यों आती है गवर्नेंस से? हाँ जी, बातचीत हो पाएगी ना, जल्दी हो पाएगा ना, ट्रैक कर पाओगे ना, फीडबैक दे पाओगे ना, रिपोर्ट कर पाओगे ना, तो इंटरेक्टिव हो गया। अब वो वही बोल रहा है, बस उतनी बात बोल रहा है कि उसको एक्चुअली बता दो कि इंटरेक्टिव होने से कुछ हुआ भी है, तो दैट इज वाई द वर्ड इवैल्यूएट। समझ आया? ओके ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ आईआर। Terrorism has become a significant threat to global peace and security. Evaluate the effect of the UNSC's CTC, Counterterrorism Committee, and its associated bodies in addressing and mitigating the threat to the international level. Very tough question. एक्चुअली में टफ क्वेश्चन है, क्योंकि स्पेसिफिक कमिटीज वगैरह पूछ ली है, एक पर्टिकुलर सीटीसी देके उसकी बॉडीज पूछ ली है, तो हाँ थोड़ा टफ तो है, पर ठीक है, आई विल टेल यू हाउ टू एड्रेस सच क्वेश्चंस। देन लास्ट इज डिस्कस द जियोपॉलिटिकल एंड जियोस्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया। क्यों मालदीव्स का क्वेश्चन आ गया सर 24 में? हाँ, है इंडिया आउट कैंपेन एंड ऑल, करेक्ट है। Discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives for India with a focus on global trade and energy flows. Further, also discuss how this relationship affects India's maritime security and regional stability amid the international. है ना, सिंपल है। जो क्वेश्चन वाज ऑन मालदीव्स बिकॉज नए इलेक्शंस हुए, नया बंदा चुना गया, उसने आते ही इंडिया के अगेंस्ट काम करना शुरू किया, तुरंत हमने पैकेज बढ़ा दिया, शांत हो गए, है ना? सबसे बड़ा रुपया। तो that is the point here. These were the 40 questions from the last 2 years, ladies and gentlemen. थोड़ा समराइज करते हैं कि क्या करना है GS2 में। लेट्स ट्राई टू मेक अ स्ट्रैटेजी अबाउट इट, है ना, कि कैसे करना है, क्या करना है, एक सेट टाइप की डिफाइन करते हैं, ताकि भाई एटलीस्ट 130 तो चाहिए यार, है ना? 130 चाहिए, मतलब बहुत ही जरूरी है। एक बच्चा, कोई एक, मतलब आप हर बच्चा इंडिविजुअली, बट इतनी मेहनत करो कि एक इंसान में कोई 500 नंबर लाके दिखाओ जीएस में, तो सब रिकॉर्ड से ब्रीच ही हो जाए। 500? यस सर, दोबारा बोलना कितने? हाँ 500 एक बार, है ना, एक बार तो चाहिए। नहीं ऐसे मिला के नहीं भाई, हेलो, क्या ऐसे मिला के आ जाएंगे सर? 500 मार्क्स जीएस, 470 480, इतने तो हमारे स्टूडेंट्स के आ गए हैं। 500 नहीं आए, 500 तो किसी के भी नहीं आए, 500 नहीं आए हैं, 500 चाहिए एक बार इस बैच से। सर 600 ला देंगे भाई, ऐसे तो मतलब ला तो भगवान करे आप 800 लाओ, है ना? खैर ठीक है, जीएस से मिला के 600 आ जाएंगे। हाँ वो तो आ जाएंगे, वो तो आए भी हमारे बच्चों के, बट जीएस में 500 चाहिए। अच्छा ओके ओके, कोई नहीं पारस, ठीक है, क्लास प्रॉपर्ली करो ना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, 550 ले आऊं क्या? नहीं ज्यादा हो जाएंगे, है ना, हमारे ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी, इतने कैसे आ गए? कितनी कुछ भी बुलवा लो, कोई कंपटीशन नहीं इसमें, इसके मार्क्स मिलने लगे तो आ जाएंगे, है ना? ये फालतू बोलने के मार्क्स मिले तो पक्का 550 आ जाएंगे। ओके खैर,
समराइजिंग द स्ट्रेटजी फॉर GS2। अपने को क्या समझ में आया भाई? पहले तो वही सिंपल सी बात है, देखो 5 सेगमेंट्स हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, ये 5 चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इज द कॉन्कर का मटेरियल, जो आप इसमें देखोगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मैं आपको सिर्फ अगली कुछ क्लासेस के अंदर अंदर ही 100 से ज्यादा केस लॉज कराऊंगा, जो आप अपने आंसर्स में कोट करोगे। 100 से ज्यादा आर्टिकल्स करेंगे हम, कमिटीज करेंगे बेइंतहा। द पॉइंट इज द मटेरियल इज मोर देन इनफ। जैसे हम वो सब नहीं कर रहे हैं ना कि आपको एक अलग से वैल्यूएशन की PDF दें, वो हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सारा वैल्यूएशन इसी में है। एंड दिस वाज माय स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि मुझे अलग से केस लॉज की PDF तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, बनी हुई है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपको ये पता एग्जैक्टली कि उसको यूज कहां करना है। तो एवरीथिंग इज गिवन हियर। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू विल बी द कॉन्कर का मटेरियल, दैट इज ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, बट इट हैज टू बी not substantiated but मतलब ऐसे collectively studied with the standard book of polity, not because there is not enough content in this, there is more than enough content in this, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से टैकल हो जाएंगे, but because I want you to read that book, be it for prelims sake, be it because you've read it already, and also because there will be some things है ना which are prelim specific and can be asked in mains, and you will miss it out if you do not read Lakshmikant. तो इट इज इंपॉर्टेंट है ना कि आप उस बुक को थोड़ा सा पढ़ो। तो व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी एज वी गो हेड? आपको पॉलिटिकली इतना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके लेट्स कम बैक टू द मेन सेक्शन नाउ। दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज ऑफ अराउंड 230 पेजेस, है ना, 230 पेजेस के आसपास का डॉक्यूमेंट है। आई टेक हार्डली 8 क्लासेस टू कवर इट अप, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें। 8 क्लासेस में पॉलिटी का जो कंटेंट है वो आराम से हमारा हो जाएगा। तो लेट अस फॉर एग्जांपल टेक कि मैंने आपको यहां से पढ़ाना शुरू किया एंड मैंने बोला कि इन द क्लास नंबर 1 I'll take chapters of historical background, I'll take chapter of democracy, salient feature, preamble and fundamental तो चलो नहीं करेंगे, preamble है ना। I'll take these 4 chapters in the first class। तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर से इसका जो बेसिक स्टैटिक है कि भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो बेसिक स्टैटिक आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, फिक्स्ड इंड एक्ट, काउंसिल एक्ट, ये सब चीजें आप पढ़ो, बिकॉज एल्स वो जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है ना वो नहीं लिख पाओगे अपने आंसर में। मैं आपसे सीधा क्वेश्चन ही पूछूंगा, राइट द प्रोविजंस ऑफ 1909 का एक्ट, अगर वो रिवाइज नहीं है तो कैसे लिखोगे? तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू पैरेलली। कैसे, चलो ठीक है कल ये करना है और बहुत वक्त नहीं लगेगा, 2-3 चैप्टर पढ़ने में कितना लगेगा लक्ष्मीकांत का? कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। तो अब कौन कौन चैप्टर हो जाएंगे फिर? अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाएगा, सेलेंट फीचर हो जाएगा, प्रियम्बल हो जाएगा। 4 पेज का चैप्टर है, 1 2 3 4 पेज का चैप्टर है प्रियम्बल, 3 का ही है शायद। कितनी देर लगी 3 पेजेस पलटने में? कुछ भी नहीं, है ना। फिर मैं क्लास में आपको यहां से लिंक करके बता दूंगा कि कैसे कैसे मेंस में क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे आपको मेंस की चीजें याद करनी है, कौन कौन से केस लॉज नए हैं अपने पास, कौन कौन से आप ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, एंड दैट वुड बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डीलिंग। क्लियर है? किसी को भी दिक्कत है इस बात से नहीं से मैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहता हूं तो मुझे बताओ क्या इशू है? कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है लक्ष्मण? तो कौन सा अटेम्प्ट है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी आज तक, तो पॉलिटिकली क्या पढ़ते हो? कोई क्लास नोट्स है? एनसीईआरटी तो इनफ नहीं है, क्या है? फाउंडेशन, वही भाई, हाँ कैसे फाउंडेशन की है? कोई क्लास नोट्स है? हाँ तो वो पढ़ लो, ठीक है। क्लास नोट ज्यादा लग रहे हैं? लक्ष्मीकांत इज टू मच ऐसे लग रहा है। नहीं बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक यार बच्चे। मतलब इफ 15-16 क्वेश्चंस अगर आएंगे इन प्रीलिम्स आल्सो, 10 to 12 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली सॉल्वेबल फॉर लक्ष्मीकांत, कोई कुछ भी बोले डायरेक्टली सॉल्वेबल। इट्स इंपॉर्टेंट बुक। सर पढ़ी है ओके। नहीं नहीं नए चैप्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, वो सब यहाँ पे हो जाएगा, वो सब एडेड है, उसकी टेंशन मतलब। आपके पास जो है इतने पैसे खर्च नहीं करने हैं भाई। हेलो हाँ जी, I am saying it is very important. What will you read for prelims then this year? You will not give prelims this year. No, you will give this year or not? 2026 में attempt दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना? तो क्या पढ़ोगे पॉलिटी के लिए? ठीक है, हाँ जी। नो रिटेनिंग की जरूरत है भी नहीं अभी। हाईलाइट कर लो अगर कभी हाईलाइट नहीं करी है तो। सी हाँ शॉर्ट नोट्स पढ़ो, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप स्टैटिक पढ़ो। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं लक्ष्मीकांत की मार्केटिंग करूं,
मेरे को रॉयल्टी नहीं मिल रही एम लक्ष्मीकांत जी से, है ना। मेरा मतलब बस इतना सा है कि आप कहीं से स्टैटिक पढ़ो। You do that from your previous की blue book, you do it from your notes, you do it from your foundation course, you do it from your लक्ष्मी, कहीं से भी करो। Do the basic static of polity, वो इंपॉर्टेंट है ना। और अगर वो नहीं करना है, अगर वो भी लगे कि सर नहीं ऑप्शन मैनेज करना है, पीसीएस भी, कोई बात नहीं, नहीं भी करोगे चलेगा, बाद में करा देंगे, प्रिंसिपल टाइम पे करा देंगे, ये पढ़ के आ जाना। इतना कर सकते हो, ये पढ़ के आ सकते हैं सब, ये तो हो जाएगा ना। ठीक है, चलो कूल, ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। इवन इफ यू आर नॉट इन लक्ष्मीकांत फॉर नाउ, विल मैनेज, कोई बात नहीं, मैं जो एडिशन कराना करा दूंगा। यू डू दिस। अगर मैं बोल रहा हूं कि 4 चैप्टर के 4 चैप्टर इसके, है ना, तो ये कर लो आप लोग, इतना तो हो जाएगा ना। परफेक्ट, ठीक है, ओके। सो फॉर एग्जांपल इन टुमारोज क्लास इफ आई टेक द फर्स्ट 4 चैप्टर्स, तो उतना 4 चैप्टर आपके पढ़े होने चाहिए, वो 4 चैप्टर, क्योंकि मैं फिर तेज कर कराऊंगा क्लास में, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं इसमें बहुत सारे। जीएस2 में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस क्वेश्चंस इन जीएस2, नहीं तो वो हो नहीं पाता है। नहीं प्रांशी, इट्स ओके, यू रीड द कॉन्कर मटेरियल, आई विल टेक केयर ऑफ लक्ष्मीकांत, कोई बात नहीं, लक्ष्मीकांत वगैरह मैं वो बता दूंगा कैसे करना है, यू डू द कॉन्कर मटेरियल, क्योंकि ये तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ओके ठीक है, ये तो हो गई पॉलिटी की बात, है ना। नाउ नेक्स्ट नोट मेकिंग सुन लो थोड़ा सा। सो वेन एवर आई टेक दिस पर्टिकुलर क्लास, कोई भी मैं क्लास, इधर भाई इधर, हेलो, कभी मैं कोई भी पर्टिकुलर क्लास लूंगा, आपको क्या करना है कि कुछ ना वैल्यू एडिशन की चीजें आएंगी, जैसे जजमेंट्स आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, कमिटीज आएंगे, कीप नोटिंग देम नाउ सेपरेटली। एक क्लास में जितने भी कवर किए, मान लो क्लास में हमने 10 जजमेंट कवर किए, तो वो 10 जजमेंट आपके एक जजमेंट नाम का पेज बना लो, कॉपी बना लो, कुछ भी बना लो, उसमें 10 जजमेंट को लिख लो जाके, और फिर पेजेस छोड़ दो, इतने पेजेस छोड़ दो कि आप 110 120 जजमेंट्स के आसपास लिख पाओ, है ना, इतने पेजेस छोड़ दो, एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ। 100 तो मतलब यूज भी नहीं हो पाएंगे, मोर देन इनफ होंगे। तो इस हिसाब से 5-10 पेजेस फॉर जजमेंट्स, 5-10 पेजेस तरीके से आर्टिकल्स के लिए, 5-10 पेजेस कमिटीज वगैरह के लिए, ऐसे छोड़ दो अभी से, तो शीट्स पे बना लो, बाद में उनको क्लिप कर देना। लेकिन किसी भी क्लास के होते ही, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, एनी क्लास एज सुन एज इट एंड्स योर वर्क विल बी टू सेग्रीगेट द मटेरियल इन जीएस2। नहीं तो अगले साल आप कुछ नहीं, आप वापस से मेरे को बोलोगे सर वैल्यूएशन की पीडीएफ दे दो, है ना, जब कौन करके बुराई करोगे वैल्यूएशन मिला नहीं। इट इज वेरी इजी फॉर मी, मेरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट पकड़ा दूंगा, ऐसा कैसे, अगर आपको नहीं बनाना है तो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि खुद से बनाते तो बेटर समझ में आता है, याद ज्यादा रहता है। एमसी मेहता केस किस चीज का है, ये केस किस चीज का है, वो याद तब बेटर रहता है व्हेन यू आर ऑलवेज मेकिंग इट ऑन योर ओन। तो किसी भी क्लास के बाद आपको ये करना रिगार्डिंग पॉलिटी, क्लियर। देन द सेकंड पोर्शन इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो पूरा का पूरा सेम पैटर्न में कवर हो जाएगा, नथिंग विल चेंज, जो पैटर्न पॉलिटी का पैटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का है। देन देयर विल बी क्लास ऑन गवर्नेंस, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो क्लास में पढ़ाऊंगा दैट विल बी मच मोर देन इनफ। वही क्लास का मटेरियल पढ़ के आएंगे, मैं बताऊंगा टारगेट पहले से, पढ़ के आएंगे, विल डू दैट इन द क्लास। उसके लिए आपने फाउंडेशन भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, फाउंडेशन में नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, आई टेक द गवर्नेंस पोर्शन, ठीक है। उसको स्लो लेके चल लूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, तो विल टेक इट अ बिट ऑन द स्लोअर साइड। देन कम सोशल जस्टिस, इनफ, जो सोसाइटी में पढ़ा था एक बार वो रिवाइज कराना, और सोशल जस्टिस, इन दोनों को लिंक कर देंगे, एंड सोशल जस्टिस विल बी डन, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर सोशल जस्टिस का डॉक्यूमेंट बहुत ही प्यारा है, उतने से बहुत कुछ हो जाएगा। लास्ट इज आईआर, आईआर का स्टैटिक पढ़ाऊंगा, है ना। पहले मैंने सोचा सिर्फ करंट अफेयर करा दूंगा, इनफ हो जाए, करंट अफेयर ऑलरेडी करा चुका हूं, 2-3 लेक्चर है वो दे दूंगा मैं, दे भी देते शायद थोड़े दिन पहले। स्टैटिक पढ़ाऊंगा मैं, मेरा मन है इस बार स्टैटिक पढ़ाने का, ताकि मैं दिखा सकूं कि आईआर के लिए डू नॉट नीड 30 क्लासेस येट हैव द बेस्ट कंटेंट। तो आई विल मेक श्योर ऑफ दैट कि मैं आपको आईआर का स्टैटिक भी पढ़ाऊं इस बार, एंड दैट मच वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये होगा पहली बात। दूसरी, क्वेश्चनिंग एंड देयर आंसर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी डिमांड्स मिस होंगी, आपके इंट्रोडक्शन अच्छे नहीं लिख के जाएंगे अगर आप खुद से आंसर नहीं लिखोगे तो। प्लीज टेक आउट टाइम। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरा वक्त उसमें दे रहे हैं, तब अलग बात है, नहीं तो प्लीज टेक आउट टाइम टू एटलीस्ट राइट 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पर डे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेरी बात मान लो, इस तरीके से चलेंगे, इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे जीएस2 को, एंड विल हैव अ वेरी गुड स्कोर हियर। सर कौन करके मेंस बुक प्लस लक्ष्मीकांत दोनों ही रखना है ना सोर्स में, अभी के लिए अगर आप पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ सकते हो तो it would be enough to do this particular material. I've made notes, एक second बस, I've made notes of Lakshmikant 1 year ago, of course, nothing better than that. EPFO के एग्जाम के लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो गाइड कर दोगे सो दैट दोनों का साथ हो, तो वही है फिर, तो जो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो लक्ष्मीकांत से पढ़ लो, EPFO के लिए भी कवर हो जाएगा। हाँ जी, नहीं एग्जीक्यूटिव करेंगे तो एग्जीक्यूटिव एक साथ करेंगे ना,
हाँ हाँ, क्योंकि सिटीजनशिप के क्वेश्चंस आते नहीं है मेंस में। नहीं तो कवर तो करेंगे ही हम कवर करेंगे, बट यहाँ पे तो हिसाब से पढ़ेंगे ना कि इंपॉर्टेंस क्या है किस चीज की। उसी टाइम सिटीजनशिप तो एक इंडिविजुअल चैप्टर, इंडिविजुअल पार्ट है, कहीं और से कोई लिंकेज है ही नहीं उसका, तो सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो सिटीजनशिप लक्ष्मीकांत पढ़ने वहां से पढ़ लेंगे। वैसे तो ये अपने आप में इनफ है, 5-6 आर्टिकल्स है उतने होते सिटीजनशिप पे, और एक सीए है, उसका रिसेंट अमेंडमेंट आया है, गाइडलाइंस आई है, बस ये 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों में सिटीजनशिप डील हो जाएगा। मतलब क्लास में या खुद से? क्लास में तो जो यार मतलब इंडेक्स उसका चलना पड़ेगा, बिकॉज एल्स देन कोई बच्चा क्लास में नहीं आया तो वो क्या करेगा, व्हाट विल देन स्टूडेंट डू, वो कंफ्यूज होएगा, तो पूरा कंफ्यूजन बनेगा। तो रेदर देन चेंजिंग वो इंडेक्स वाइज चलना बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, तो चेंज होगा सर। हाँ काजोल, अपने ट्रांसफॉर्म वाले नोट्स वाइज कर सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट डेफिनेटली। कौन सा पीडीएफ प्रिंट करवाना है, कौन सा वाला? शॉर्ट नोट्स वाला? शॉर्ट नोट्स तो डल गए होंगे आपके पोर्टल पे, वो देख लो यार, आपकी मर्जी है वो, मतलब इफ यू वांट टू यूज दोस और नोट, ये तो इंपॉर्टेंट ही है ना, इसका तो क्या तोड़ है, ये तो नोट, ये तो इंपॉर्टेंट ही है ना। My option is public administration. Please God, how to utilize it in paper 2 of public administration. भाई मेरे को क्या पता पेपर 2 का क्या सिलेबस है, ये क्या बात हुई यार, मेरे को कैसे पता होगा कि पेपर 2 में क्या सिलेबस है? कूल, ओके, हाँ जी, इनफ इनफ विश्वा। आकाश, शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने का टाइम है तो खुद के बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन खुद का टाइम नहीं है तो यूज कर सकते हो जो कि दिए हुए हैं। ओके चलिए फिर थोड़ा शुरू करते हैं। एक फटाफट बस एक ट्रेंड एनालिसिस और दिखा देता हूं, ये शॉर्ट नोट्स मिले होंगे ना आप लोगों को, है ना? तो चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है ना, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, चलेगा। मतलब भैया कुछ कुछ छोटे में लिखा होगा तो आपको समझ में आना चाहिए बस कि लिंक कहां हो रहा है। हाँ मैं कराऊंगा मैं आयर का बेसिक कराऊंगा, डोंट वरी। अरे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है आयर का, वेरी, जैसे एक एक पेज पे पूरा पूरा थीम कवर्ड है, तो उससे सब कुछ कवर हो जाएगा। लेट अस फाइनल लुक एट अ बिट ऑफ अ ट्रेंड सिलेबस वाइज, ताकि थोड़ा समझ में आए। तो जो मैं बात बोल रहा था आप लोगों को, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर, वही 5 प्रिंसिपल्स हैं जीएस 2 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर, और कंपैरिजन करेंगे हम बाकी कंट्रीज के साथ, है ना। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, जैसे मान लो अभी दिखाया मैंने, राइट टू प्राइवेसी क्वेश्चन आया, है ना। फिर उसके बाद उससे पहले इंडिया सेक्युलर स्टेट, ये भी आ चुका 24 में। हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द लीगल फ्री लीगल एड, एसेस द रोल ऑफ नालसा एंड द फ्री लीगल एड इन इंडिया। ये देखो मैं बोल रहा था हर साल एक क्वेश्चन, ये देखो 23 में आया, हर साल एक क्वेश्चन इस बात पे आ रहा है कि इसके अंदर क्या कवर्ड है, हर साल, हर एक साल एक क्वेश्चन अब इस चीज पे आने लगा है। तो इसलिए जब भी पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से इस चीज को ध्यान रखते, अब हम तो नहीं कर सकते भाई ये चीज, इस बार नाल से भी पूछा, फिर लोक अदालत पे पूछ लिया, है ना, इस साल आरपी पे पूछ लिया, तो ऑब्वियसली इट दिस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड कि किस चीज पे पूछेगा, बट पढ़ते टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इट कैन आस्क अस सर्टेन प्रोविजंस इन पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर रीडिंग, है ना। तो उसको हल्का सा ध्यान में लेके चलेंगे। फिर देखो ब्रिटिश इंडियन अप्रोच टू पार्लियामेंट्री सोसाइटी, एक कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, 5-6 कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन सिखा दूंगा, उसके बाहर जाता नहीं है, वही रिपीट करता रहता है। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ये सब वापस वापस घुमा घुमा के रिपीट करता रहेगा। तो मैं आपको एक बार के में दे दूंगा कनाडा कनाडा, एंड यू विल बी डन विद दैट। फिर उसके बाद कोई अच्छा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन केस लॉज। स्पेसिफिक पूछता है बिल्कुल, जैसे जीएस 4 में क्या पूछने लगा, स्पेसिफिक एग्जाम्पल, है ना, सब्सटैंशिएटेड विद एग्जाम्पल, गिव 2 एग्जाम्पल, गिव 1 एग्जाम्पल, पूछा ना बहुत सारे क्वेश्चन में, यहाँ पे स्पेसिफिक एक से केस लॉज पूछने लगा, तो इतने इंपॉर्टेंट है ये याद करने, लिंक करना, कि कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसके केस लॉ में डायरेक्टली नहीं भी पता है, तो भी कौन से केस लॉ में क्या बात हुई थी जो यहाँ पे लिंक हो सकता है, इस तरीके से पढ़ेंगे, है ना। अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर जीएस 2, आपको जीएस 2 मार्क्स आने के लिए पढ़ना है अब, नॉट टू डू अ पीएचडी इन एवरी केस लॉ। तो जब भी कोई केस लॉ पढ़ो इस तरीके से पढ़ना है, खुद से भी जब पढ़ो इस तरीके से पढ़ना है कि इसका बस मैं लिखूंगा क्या आंसर में, बस दैट्स इट, सिर्फ इतना कि मुझे आंसर में अगर 2 लाइन चाहिए तो मतलब 2 लाइन है, अगर 1 लाइन चाहिए तो 1 लाइन है, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, वेस्ट ऑफ टाइम है आपका। ये गलती बिगिनर करते हैं, फ्रेशर करते हैं, आप लोगों को नहीं करनी है गलतियां। अगर हमें ये पता है कि केस लॉ में 2 लाइन से ज्यादा लिख ही नहीं पाऊंगा एक केस लॉ पे, तो 2 लाइन से ज्यादा पढ़नी ही नहीं है, सिंपल।
ये केस इस टॉपिक पे हुआ था, बस बात खत्म। और बोला क्या था उसमें, दैट्स इट, डन। इतना ही पढ़ेंगे बस, उतने में ज्यादा कवर हो जाएगा। फिर देखो, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन स्टेट, इश्यूज एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंस ऑफ द लोकल लेवल चैलेंजेस देयरइन। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक क्वेश्चन फेडरलिज्म से आएगा ही आएगा, क्योंकि एक टॉपिक बिल्कुल अलग से फेडरलिज्म पे लिखा हुआ है, और उस टॉपिक के अंदर भी यूनियन स्टेट के बाद लोकल लेवल दिया हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चन लोकल लेवल से भी आता है ना, अप टू लोकल लेवल से चैलेंजेस देयरइन। तो लोकल पे क्वेश्चन है ना 24 में कि भाई हम उठा के पंचायत को क्यों नहीं मर्ज कर देते अर्बन लोकल बॉडीज के साथ, क्या दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्यों अपने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं जो लोकल बॉडीज हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फेडरलिज्म। एक सेकेंड देखो, लोकल बॉडीज कैसे गुड गवर्नेंस करेंगे ग्राउंड लेवल पे, है ना। तो यहां पे क्या हो गया, लोकल बॉडीज इज अ पब्लिक सर्विस डिलीवरी एजेंट। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी कि वहां से क्वेश्चन पिक किया होगा उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली, मतलब और कैसे भी कर सकता है कि हाउ टू यूज पंचायत एज एजेंट्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। देन सेंटर स्टेट रिलेशंस, है ना, व्हाट चेंजेस, क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब देखो कितना वाइड क्वेश्चन है, एक बार देख लो प्लीज ये वाला क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस हैज द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। कितना वाइड है, किसी भी एक्ट से, पॉलिसी से अगर सेंटर स्टेट रिलेशन चेंज हुआ है तो यहां पे वो अप्लाई हो जाएगा। फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, कुछ भी, एनी साइड, एनी टाइप ऑफ, किसी स्कीम में कितना कंट्रीब्यूट करोगे, स्पेशल कैटेगरी बनोगे कि नहीं बनोगे, कुछ भी, एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड है। एंड सजेस्ट मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन सेंटर स्टेट फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म। ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स पे सेकेंड पार्ट है ना, पूरा क्वेश्चन ऑन फेडरलिज्म। ये बोल रहा था मैं, देखो है ना, वापस से वही देखो इस क्वेश्चन को, द स्टेट्स इन इंडिया असेंबली टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एंड फाइनेंशियली, है ना। अब जाओ वापस एंड रीड द सिलेबस अगेन, challenges of finances up to local level। देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, डिवोल्यूशन ऑफ finances up to local levels and challenges देन। सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंक्शंस और फाइनेंसेस क्यों नहीं डिवॉल्व कर रहे हैं, उससे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, एज इट इज क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस हैज बीन रिपीटेड। तो सिलेबस को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, एक प्रिंट आउट ले लेंगे सिलेबस का एंड विल कीप इट विद अस टू मेक श्योर कि हम सारे कीवर्ड्स कवर कर रहे हैं। ये देखो, सेपरेशन ऑफ पावर, जितने भी क्वेश्चन अभी आपने देखे, पार्लियामेंट लड़ाई कर रहा है कैबिनेट से, जुडिशरी सुप्रीम हो गई है क्या, है ना, कैबिनेट सुप्रीम हो गया, ऑल व्हाटएवर, ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस टॉपिक। दोनों साल में क्या क्वेश्चन देखा, यहीं से है वो, इसलिए मैं बोल रहा था एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन आएगा। तो एक फेडरलिज्म पे आ गया, एक सेपरेशन ऑफ पावर पे आएगा। हाउ इज फेडरलिज्म डिफरेंट फ्रॉम सेपरेशन ऑफ पावर। फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर अलग अलग कैसे, बोलिए। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, है ना। तो जनरली जो वर्टिकल है वो क्या है, फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट, खत्म नहीं, लोकल बॉडीज, परफेक्ट। एंड हॉरिजॉन्टल इज सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, है ना। इसलिए अलग टॉपिक है, इसलिए से क्वेश्चन आता है इस पे। बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और उनके क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इस पे देखो क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। फिर 24 में क्या क्वेश्चन कन्वर्ट होकर आ गया, जुडिशियल सुप्रीमेसी, है ना। 25 में फिर से अगेन क्वेश्चन ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। तो इस तरीके से वाले जो क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्वेश्चन है ये, व्हाट इज जुडिशियल लेजिस्लेशन, क्या वर्ड है ये, जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है, जुडिशियल काम थोड़ा लेजिस्लेट करना, क्यों है ये वर्ड। इधर पीछे कोई, इस साइड, हाँ जी, क्या है जुडिशियल लेजिस्लेशन, पीछे वाली रो में कोई, सबसे पीछे रो, पीछे वाली रो में। अच्छा हाँ बताओ, आप नया फेस लग रहे हो। बट जुडिशियल तो लॉ बनाती नहीं है, उसको तो काम नहीं है वो। हाँ ठीक है, जुडिशरी का काम नहीं है लेजिस्लेट करना, बट फिर भी जब जुडिशरी लेजिस्लेट करने लगे, है ना, तो दैट, हाँ बोले बोले,
वो लेजिस्लेशन नहीं है हालांकि, बट ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट द अनूप बर्णवाल केस, but that is not exactly judicial legislation. Judicial legislation is when judiciary is directly making a law, है ना, जुडिशियरी आए बोले कि भाई देखो यहाँ पे ये स्पेस है, हम लॉ बना रहे हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। उस केस में जुडिशियरी ने लॉ नहीं बनाया था, उसमें बोला था कि हाँ अपने आपको इन्वॉल्व कर लिया था इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशंस। सही है, ठीक है, गुड अंडरस्टैंडिंग, बढ़िया। Do you think that Constitution of India does not accept the principle of separation of powers, strict separation of powers, that it is based on the principle of checks and balances? है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द कीवर्ड सेपरेशन ऑफ पावर, यही पढ़ते आए हो हमेशा पॉलिटिकल स्टैटिक में, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है, उसी को अप्लाई करना है बस, दैट इज स्टैटिक इज इंपॉर्टेंट हियर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो अब एक एक करके हम उसके स्पेसिफिक्स पे जाएंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। नाउ वी विल रीड उन डिवोल्यूशंस के अंदर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज अबाउट विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, तो लेजिस्लेटिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेज, और उनसे इश्यूज क्या आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे इश्यूज क्या आ रहे हैं। द इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन अ डिक्लाइन, क्वेश्चन है यूपीएससी का। प्रिविलेजेस जो है वो कैसे गलत तरीके से यूज हो रहा है, क्वेश्चन है यूपीएससी का, एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया है ना। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल क्या है, कुछ भी नहीं है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस है। पार्लियामेंट का बिजनेस क्या है भाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां हर इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन, हर एमपी आए, अपनी बात रख सके, अपने ग्रांसेस, अपने कंसर्न्स रख सके, डिबेट कर सके, डिस्कस कर सके, यही बस, यहीं से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया, उससे क्या इश्यूज अराइज हो रहे हैं, प्रिविलेज से क्या इश्यूज अराइज हो रहे हैं। एंड देन लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक, सेलिएंट फीचर्स ऑफ आरपीए। हर दूसरे तीसरे साल आरपीए पे क्वेश्चन आने लगा है, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। इस साल तो पहला ही क्वेश्चन वाज ऑन आरपीए, है ना, तो डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस। इलेक्टोरल रिफॉर्म, यही क्वेश्चन बोल रहा था। अच्छा हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन, ये बता रहा था मैं आपको। कैबिनेट सिस्टम वर्सेस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, मैंने बताया, ये देखो, डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड इंपार्शियलिटी। कौन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कौन होता है, स्पीकर, खत्म। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी तो होती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स बोला है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, यही मार्क जाएंगे। काउंसिल्स भी तो होती हैं, उनको भी तो कोई बैठता होगा ऊपर, कौन बैठता होगा, चेयरपर्सन, खत्म। डेप्यूटी इन बोथ दी हाउसेस, डेप्यूटी भी तो होगा, यही बोल रहा हूं बस, थोड़ा दिमाग खोल के, है ना। तो वी टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, सबकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और उनका पूरा का पूरा क्या रोल है फिर। परफेक्ट, देखो पूछा भी है ना, ये रहा, वाइस प्रेसिडेंट से पूछा भी 2-3 साल पहले। ये देखो आरपी का क्वेश्चन देखो, डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सिटीजन अंडर द आरपी 1951, है ना, स्पेसिफिक क्वेश्चन फ्रॉम आरपी। गवर्नर का क्वेश्चन, ये देखो वापस, अरे हाँ, ये क्वेश्चन देखो, रीड दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। समझ आया, क्या समझ आया, है ना। का प्रैक्टिस एन आरपीए एज इट इज रिपीटेड इन 2025, इसलिए इंपॉर्टेंट है मेंस की प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर देना। लगेगा पेपर टफ सिर्फ तब जब नहीं अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए तो नहीं लगेगा, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ चीज, इस पे बहुत सारी बैशिंग आ सकती है, जनरली सेइंग दिस, इफ यू आर वेरी डीपली कवर्ड, अगर मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स के बाद नहीं कर रहे हो, मतलब अपने मेंस के टाइम पे नहीं कर रहे हो, पहले कर रहे हो, अपने पिछले प्रीलिम्स के बाद कर रहे हो, जो कि ये वाला टाइम है, देन द प्रीलिम्स, देन द मेंस प्रिपरेशन इज एक्चुअली गुड।
अब अगर हमने एक बार क्वेश्चन कर लिया तो इसमें पढ़ेंगे ही ना हम यार कि करप्ट प्रैक्टिसेस कौन सी आरपीए की, और वही क्वेश्चन 25 में पूछा है। देखो, there is a need for simplification of procedure for the disqualification of person found guilty of corrupt practices under RPA. Exact line. And now look at this question here. Discuss the corrupt practice for the purpose of RPA. है ना? तो it is important for you to have a focus. अब जैसे वाला क्वेश्चन है, राज्यसभा has been transformed from a useless stepney tier to most useful supporting organ in the past. कितनी तारीफ कर रहा है राज्यसभा की, है ना? तो वैसी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। वापस देखो, look at this question again. है ना? अब कितनी बार बोले वो कि भाई आरपीए पढ़ लो, सिलेबस में बोल दिया, सिलेंट फीचर्स ऑफ आरपीए पूछूंगा, 2019 में पूछ लिया, फिर दोबारा से 2020 में बोल दिया, व्हाटएवर द ईयर वाज, हाँ 2020 में, तो पूछेगा ना भाई फिर क्वेश्चन उस चीज से, उन्हीं लाइंस पे। और इन्हीं, बस एक सेकंड, इन्हीं दोनों क्वेश्चन से समझ में आता है कि यहां पे बोल रहे हैं डिस्क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर आरपीए, यहां पे बोल रहे हैं करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए। करप्ट प्रैक्टिस इज नॉट द ओनली थिंग बाय व्हिच यू विल गेट डिस्क्वालिफाइड ना। हेलो, क्या डिफरेंस है? करप्ट प्रैक्टिस और डिस्क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कैन बी मच बिगर देन करप्शन ना, करप्शन विल बी वन क्राइटेरिया ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ना। अरे मैंने अपनी फॉर्म में गलती कर दी, कुछ भरने में नाम गलत भर दिया, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, है कि नहीं? पर वो करप्शन थोड़ी ही है। दोनों चीजें पूछ ली, यही क्वेश्चन उठा के 2025 में पूछ लिया। ये है, ये समझना है। क्लियर? हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं, पॉजिटिव है ना। कह रहा है कि पहले यूजलेस स्टेपनी टायर था, अब तो सपोर्टिंग ऑर्गन बन गया पिछले डेकेड्स, पिछले कुछ डेकेड्स में, पिछले 20, 30, 40 सालों में, है ना। हाईलाइट द फैक्टर्स जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लेकिन इसमें ये भी बताना है कि भाई अभी भी कुछ कुछ जगह पे स्टेपनी टाइप का काम करता है, सपोर्टिंग टाइप का। स्टेपनी क्या होता है? सपोर्टिंग, है ना, कि कभी ये नहीं चला तो वो चल जाए, सपोर्टिंग टाइप का। किसका यूज नहीं है? हाँ हाँ, तो वो बता रहा है, वो क्वेश्चन बोल रहा है, बट वो पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है ना, कि ये ट्रांसफॉर्म हो चुका है पिछले कुछ डेकेड्स में। तो क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया, कैसे हो गया, ऐसा क्या नया हुआ, है ना। एग्जांपल्स देके आपको वो चीज एक्सप्लेन, कोई नहीं, वो बता दूंगा मैं क्या क्या चीजें देनी है वहां पे। अब देखो, पहले क्या पढ़ा? Which topic was on legislature? This topic is on executive. Structure, organization, function of the executive and the judiciary. Ministries and departments of the government, pressure groups, formal and informal association, and their role in the policy. So executive, judiciary, and the non-state actors. है ना? तो वापस से उन सब एरियाज में फिर वही क्वेश्चंस वगैरह आपके देखने को मिलेंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, हर साल एक क्वेश्चन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का आता ही है, आएगा ही आएगा। फिर वही प्रेशर ग्रुप्स के क्वेश्चंस, प्रेशर ग्रुप्स, है ना, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड, देखो सर, लुक एट द क्वेश्चन एवरीबॉडी, 6 क्वेश्चन ये वाला। रीड दिस क्वेश्चन। हाँ अंजलि, इसमें ब्रेकिंग डाउन थोड़ा डिफिकल्ट है। जीएस2 के कम से कम 50 क्वेश्चन, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैंने कम से कम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए होंगे, है ना, और आपको दिखा दिए होंगे डिस्कस, तो चलो ठीक है, बड़ी बात है, इसीलिए ताकि इसमें आपको एक बार बेसिक समझ में आ जाए। हाँ जी, क्या समझ में आया क्वेश्चन से? एज इट इज रिपीटेड, एज इट इज, कुछ भी नहीं हुआ चेंज। एजीआई चीफ लीगल एडवाइजर है, लॉयर है गवर्नमेंट का। नाउ कम हियर, एजीआई क्रूशियल रोल प्ले करता है लीगल फ्रेमवर्क गवर्नमेंट में साउंड गवर्नेंस बनाने में। उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, लिमिटेशंस डिस्कस करो। कहां से पूछ लिया, क्या पूछ लिया? कुछ नहीं पूछ लिया। पीवाईक्यू से पूछा है, मॉडल आंसर दिया गया था एजीआई का, वहां से पूछा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। ब्लू इसमें कौन करके बुक में एजीआई था, पीवाईक्यू के मॉडल आंसर में एजीआई था, और पीवाईक्यू डिस्कशंस में एजीआई था, एंड दोबारा से वही सेम एजीआई का क्वेश्चन।
तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं, दिस कंटेंट इज मच मोर देन इनफ इफ यू डू इट राइटली, बस उतनी ही बात है। सुप्रीम कोर्ट सब पूछेगा। ये देखो, ये मैं कह रहा था साइमल्टेनियस इलेक्शंस है ना, 17 में पूछा, फिर 23 में पूछा, फिर 24 में पूछा। 23 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे नहीं है, तो बैक टू बैक ये सब चीजें पूछ जाएंगे। ये देखो फिर अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, सारी बॉडीज मिला के एक बॉडी हर साल आएगी ही आएगी। इस बार कौन सी आई है बोलो? चाइल्ड है ना, एनसीपीसीआर, एनसीपीसीआर आया इस बार है ना, हर साल एक बॉडी आती ही है। तो एक क्वेश्चन इस यहां से आएगा ही, बट ऑब्वियसली आंसर तभी, जैसे एक साल क्वेश्चन पूछा, मेरा मेंस था जब, एक साल क्वेश्चन पूछा सीबीआई पे है ना, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये कैसी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कहां से अपनी पावर डिराइव करते, पूरा क्वेश्चन पूछा। जनरल कंसेंट, जनरल कंसेंट तो बहुत मुद्दे में था, तो उससे पूरा क्वेश्चन पूछा है ना। तो एक क्वेश्चन विल कम फ्रॉम बॉडीज, तो बॉडीज अपने को पढ़ के रखनी है, इसलिए बोल रहा था कि स्टैटिक इंपॉर्टेंट है। देखो कौन कौन, अरे वापस आजा भाई, लोक अदालत है ना, सीएजी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एनसीबीसी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, एनएचआरसी है ना, इंफॉर्मेशन कमीशन, सीआईसी जिसको बोलते हैं, फिर एनसीडब्ल्यू, फिर कैट, फिर एनसीएससी, फिर सीएजी। कितनी बॉडीज कवर करने देखा आपने? इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कंपटीशन कमीशन, एनसीएससी, एनसीबीसी है ना, एनसीडब्ल्यू, अब इस साल चाइल्ड वाला आ गया, तो शायद वही बचा था, तब वापस अगले साल फिर से या तो कुछ नया है ना। देखो तो मतलब हर एक कुछ सब कुछ कवर करा दिया भाई, गजब। देन जो मैं बोल रहा था गवर्नेंस वाला स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज, ये देखो है ना, डिजाइन गवर्नमेंट पॉलिसीज के डेवलपमेंट में, पॉलिसीज के डिजाइन, स्पेसिफिक कीवर्ड दिया है बिल्कुल, और स्पेसिफिक कीवर्ड अटैच करके क्वेश्चन पूछा है इस साल। क्या क्वेश्चन था याद है? करेक्ट, गति शक्ति, अर्न, वैल्यू, लर्न, सब कुछ वहीं से आपके लिंक है। डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में एनजीओ, एसएचजीज, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशन, डोनर, चैरिटी इंस्टीट्यूशन, स्टेक होल्डर्स। इस पे जैसे एक बार क्वेश्चन आया वो आपका पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, फिर इस बार क्वेश्चन आया कौन सा बोलो? एंटी स्टेट एंड नॉन स्टेट, करेक्ट, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो देखो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पे आ चुका है, फिर उसके बाद नीचे आओगे यहां पे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है ना, डोनर एजेंसीज, एसएचजीज, एनजीओज, एसएचजीज वापस से, तो इस तरीके से एसएचजीज, एनजीओज, एसएचजीज, एनजीओज, एसएचजीज, एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स, फार्मा ग्रुप्स, सिविल सोसाइटीज है ना, एनवायरमेंट ग्रुप्स, यही घुमा फिरा के वापस से रिपीट करके पूछता रहेगा, और एक ह्यूमन राइट ग्रुप्स भी आ जाते हैं। देन सोशल जस्टिस, वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल of the population by the center and the state and the performance of the schemes, performance भी पूछी है, mechanism, law, constitution and bodies constituted for the protection betterment of the vulnerable section। तो vulnerable section के लिए सब कुछ पूछा है ना, गवर्नमेंट ने कौन सी वेलफेयर स्कीम बनाई है, क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या कानून है, कौन से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वल्नरेबल सेक्शन के लिए, तो उस पूरे को इसने करके यहां पे आपसे पूछा है। बात समझ में आई? तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस। देन सिमिलर जो मैं बोल रहा था आपको, हेल्थ, एजुकेशन, एचआर, पॉवर्टी, हंगर, ये सोशल इश्यूज का दूसरा टॉपिक है। दो टॉपिक है सोशल इशू में, ये दूसरा टॉपिक है, इशू टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो पॉवर्टी हंगर को मिक्स करता है, और एजुकेशन, एचआर और हेल्थ को मिक्स करता है, जनरली ये करके पूछता है। तो यहां पे 5 कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे आपको, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, हंगर और एक आपका एचआर। इन 5 को बेसिक पढ़ लेंगे, सोशल जस्टिस प्रिपेयर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने बोला था ना, एक क्वेश्चन वल्नरेबल्स, उसकी पूरी स्कीम्स वगैरह, और दूसरा ये 5 कीवर्ड्स पे, यही 2 में पूरा का पूरा सोशल जस्टिस जो है वो डिफाइंड है। देख लेते हैं क्वेश्चन 1-2। ये देखो पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन अभी देखा था, ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम देख लिया क्वेश्चन। स्किल है, स्किल डेवलप, एचआर, स्किल इज अबाउट व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको स्किल करना। एजुकेशन, हेल्थ, ये समझ रहे हो ना, बहुत ही लाइक स्पेसिफिकली अरेंज्ड है ये। हेल्थ और एजुकेशन बेटर होते तो एचआर बेटर होगा ना देश का, तो वैसे ही लिखना है क्वेश्चन
कि हेल्थ बेटर होगी तो एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन बेटर होगी तो एचआर, ओवरऑल स्किलिंग इंसान की बेटर हो पाएगी। देन अगेन गवर्नेंस का एथिकल वाला मॉडल है ये, इसमें गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस कुछ भी लिंक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस कौन कौन सी? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, 3 चीजें। अब ई गवर्नेंस का क्या? ई गवर्नेंस के एप्लीकेशंस, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन और पोटेंशियल। तो पूछ रखा है कितना कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस के अंदर ही कि ई गवर्नेंस की क्या चीजें हैं। देन सिटीजन चार्टर, डिफरेंट अलग से बिल्कुल। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज द ओनली टॉपिक जो पूरे यूपीएससी में 3 बार मेंशन है सिलेबस में, 2 बार जीएस2 में, 1 बार जीएस4 में। ये देखो, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन एंड अदर मेजर्स। देन अ टॉपिक ऑफ रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। यहां से कम कर दिया इसने पूछना, पहले तो पूछता था, थोड़ा कम कर दिया। अब इस साल पूछा है, इस साल कौन सा क्वेश्चन है इस पे? पब्लिक परसेप्शन, है ना। फाइनली जाके पूरा टॉपिक पढ़ो, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। सिविल सर्विस और सिविल सर्वेंट्स का डेमोक्रेसी में क्या रोल है। और सेम क्वेश्चन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर पूछा इसने, अलग से नहीं पूछा क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के ऊपर लिंक करके पूछा है। कौन सा है? कहां है? डॉक्टर ऊपर था क्या? नीचे होगा ना। ये लोग कहते हैं रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ये कहता है कि पब्लिक परसेप्शन सिविल सर्वेंट्स की कमिटमेंट इंटीग्रिटी का बहुत ही जरूरी है। तो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन स्टोन हो गया कि सिविल सर्वेंट्स पे आपका भरोसा हो, उनकी इंटीग्रिटी पे काउंटर का भरोसा हो। तो यही रोल है ना सिविल सर्वेंट्स का डेमोक्रेसी में, कि वो भाई साहब ये डिपिक्ट करें कि वो इंटीग्रिटी वाले और कमिटमेंट वाले लोग हैं। द क्वेश्चन हैज बीन डायरेक्टली पिक्ड इन 2024। सिटीजन चार्टर, है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था जो मैं डिस्कस करूंगा भी आगे चल के। देखो कितने सारे क्वेश्चंस ई गवर्नेंस पे देखने को मिलेंगे आपको। ये तो अच्छा, ये लिखा तो है यहाँ पे। फिर आगे सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, है ना। ई गवर्नेंस विल ऑलवेज बी अ टॉपिक, ऑलवेज। डिजिटल लिटरेसी वापस से वही। फिर नीचे आओगे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ई गवर्नेंस वापस से। सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है ई गवर्नेंस, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। हर 2 साल, हर साल ई गवर्नेंस वापस से, है ना। तो टू मच। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब सिविल सर्विस से आएगा डिस्कस करूंगा, अच्छी चीज सीखेंगे इसमें, हम बहुत बढ़िया चीज सीखेंगे। देन कम्स आईआर, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो जो बिल्कुल, है ना, पास वाला नेबरहुड है पहले वो, फिर एक्सटेंडेड नेबरहुड, है ना, एक्ट ईस्ट, एक्ट वेस्ट, ये सब फलाना डिमाका, लुक ईस्ट, लुक वेस्ट। तो सब में देखो अभी यहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, है ना, एशिया का चाइना, क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान, राइट। तो ये सब हो गया आपके बिल्कुल पड़ोसी। फिर पड़ोस से दूर जाओ, पड़ोस से दूर क्या है? बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल। सबसे पहले क्या पूछा? नेबरहुड, फिर रीजनल, फिर ग्लोबल। तो रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स द इंडियाज इंटरेस्ट्स। फिर इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड बॉर्डर्स ऑफ डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड डायस्पोरा। और सेम क्वेश्चन पूछा इस बार, डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में जो लड़ाई चलती रहती है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सेम क्वेश्चन पूछा इस बार। तो दिस इज हाउ वी विल बी reading this particular topic. And then the last topic is important, अच्छा एक और आएगा, important international institutions, agencies and fora, their structure and mandate. तो इससे वो सब पूछ लिया, ये मतलब हाँ, जो यूएन वाला जो क्वेश्चन था, काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसके क्या क्या अंदर बॉडीज हैं, वो वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, देखो हर साल अलग अलग आया। एससीओ, आईएमओ, बिम्स्टेक, है ना, एससीओ, डब्ल्यूएचओ, यूनेस्को, इकोसॉक। अरे डायस्पोरा आ गया क्या? अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये देख रहा था बस मैं, इंडियन डायस्पोरा। करेक्ट 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 करेक्ट, क्लियर। तो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ GS2। ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही प्रेडिक्टेबल थीम्स हैं, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। बस उनको लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली द थीम्स हैव बीन एग्जॉस्टेड, तो उनका लिखा सॉरी, उनको लिखा इस तरीके से जाता है कि दे स्टार्ट लुकिंग वेरी टफ। लेकिन अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया है, देयर इज नो पावर इन द वर्ल्ड दैट यू विल नॉट स्कोर 113 GS2, नो पावर। द कंटेंट इज जस्ट दैट सुप्रीम इन नेचर। तो बस अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन इसको
बस ध्यान से कर जाए। हाँ जी प्लीज। सॉरी, कुछ भी नहीं, गवर्नेंस कुछ भी रेफर नहीं करना है कॉनकर के अलावा, कॉनकर एंड पीवाईक्यूज, बस दो चीजें, कॉनकर के बुकलेट ऑफ गवर्नेंस दैट इज वेरी सुप्रीम एंड पीवाईक्यूज, बस उतना, नथिंग एल्स एट ऑल, और कुछ भी नहीं, बाकी सब मैं कराऊंगा। सर एनसीईआरटी पढ़ने नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पे इनकलकेटेड है एनसीईआरटी का, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। फाउंडेशन नोट्स इंस्टेड ऑफ लक्ष्मीकांत, यस यू कैन डू दैट। तो कल का क्या टारगेट है भाई? है ना, कम से कम यहां तक, हालांकि बहुत कम दे रहा हूं पहले दिन के, ज्यादा देना चाहिए मुझे, बट ठीक है, सिंस इट्स डे 1 आई विल नॉट प्रेशराइज यू अ लॉट, बट प्रियम्बल तक तो पढ़ के आना ही है कल, है ना। मतलब मैं पूछूंगा हर क्लास से पहले, टेस्ट लूंगा मैं, तो आई विल आस्क यू कि प्रियम्बल की ये वाले मेरे को 2 केस लॉज बताओ, 1909 के 3 बताओ प्रोविजन, तो पढ़ के आना है सबको, आई एम वेरी सीरियस। हाँ जी, नहीं आपको अगर लक्ष्मण का टाइम है तो लक्ष्मण पढ़ लो, टाइम नहीं सिर्फ ये पढ़ लो, वेरी सिंपल आंसर, इफ यू हैव टाइम यू रीड लक्ष्मीकांत एंड दिस, इफ यू डू नॉट हैव टाइम यू रीड ओनली दिस, क्लियर? ठीक, बट ये तो कंपल्सरी है, ये तो पढ़ना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नहीं नहीं पढ़ाऊंगा भी यार, पढ़ाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे, पढ़ाऊंगा। हाँ जी बोले बोले। ओके सर, पॉलिटी नोट्स का, जजमेंट आर्टिकल का सेपरेट नोट्स के अलावा शॉर्ट नोट्स बनाना, हाँ मैं बताऊंगा अंकित, मैं क्लास के टाइम पे बताऊंगा कि देखो अब इसका कर सकते हो, इसका कर सकते हो, मैं क्लास के टाइम पे बताऊंगा। हाँ yes, first 4 chapters till the end of preamble, that is what we will study, and thank you once again guys for coming to the class, I really hope that you continue to do so। मतलब मेरे को बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया जीएसटी पढ़ाऊंगा, आप लोग बस ऐसे आते रहो क्लास में, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आओगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को तो पढ़ाना ही है, बट इट विल बी मच बेटर, एंड सेम गोज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अपने से वादा करो ये, है ना, आपके करियर से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सो वादा करो दैट यू विल सिट फॉर 2 hours, उस 2 घंटे में आप कोई काम मत करो, सिट फॉर 2 hours, डू दिस थिंग, है ना, डू द क्लास विद मी। जो आज ये 850 860 बच्चा था और नियरली 200 बच्चा ऑफलाइन, द नंबर ऑफ 1000 दैट हैज क्रॉस्ड, आई वांट दिस नंबर टू कंटिन्यू, आई मतलब बहुत मजा आएगा आपको जीएस2 पढ़ने में, इट्स माय प्रॉमिस, आई विल डू माय बेस्ट टू मेक द बेस्ट जीएस2 पॉसिबल फॉर यू, बट आप बस इतना सा काम कर दो कि मेरे लिए क्लास रन करो डेली बेसिस पे, यू डू दैट एंड आई विल डू द रेस्ट। Cool, then thank you so much everybody, take care, please do your homeworks and I'll see you, I hope GS2 का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम सॉर्ट कर देंगे। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।